80% स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं विदिन 1 to 5 ईयर्स। कितने साल लगते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से IPO तक जाने में? आपके पास फंडिंग आ गई, ठीक है, अच्छा खासा पैसा आपके पास आ गया, अब व्हाट नेक्स्ट? जब एक स्टार्टअप नहीं रहता, वो एक कंपनी बन जाता है। As part of startup, any member who is joining a startup, you should be ready to roll up your sleeve and do any work. अगर पोछा लगाना है ऑफिस में तो वो भी लगाओगे। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन यंग प्रोफेशनल्स को जो अभी एक इस डिलेमा में रहते हैं हमेशा कि भाई क्या करना चाहिए? अपनी जो 30-31 साल वाले जो हैं, फेंटेड और ये सब हुआ तो मुझे ब्लड मतलब पानी चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में 2 रात रखा गया था। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। क्या आपने कभी यूनिकॉर्न के बारे में सुना है? नहीं, मैं उस मिथिकल क्रिएचर यूनिकॉर्न की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी कंपनी की जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा का होता है, जैसे ओला कैब, स्विगी, एयरबीएनबी, ऊबर। आज का जो हमारा ये एपिसोड है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अपने किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी करंट जॉब नहीं छोड़ पा रहे, मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं एक यूनिकॉर्न कंपनी के। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा का होता है, और ये करने के लिए इन्होंने अपनी वेल पेइंग इन्फोसिस की जॉब छोड़ी थी। तो अगर आप भी स्टार्टअप के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस स्किल्स को और पॉलिश करना चाहते हैं तो तसल्ली से बैठिए, देखिए और सीखिए कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप की दुनिया की जो भारी भरकम शब्द होते हैं थोड़ा सरल भाषा में उन्हें समझते हैं। स्टार्टअप में आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, स्टार्टअप के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उनसे जूझते हुए कैसे सक्सेसफुल बना जाता है, ये सब सीखेंगे हम हमारे आज के गेस्ट के साथ। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल के हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। अतुल, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि स्टार्टअप को हम कैसे चलाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टअप के बारे में। कुछ ऐसा बताइए कि 10 साल का बच्चा भी समझ जाए कि स्टार्टअप क्या होता है। बहुत ही सिंपल टर्म में एक स्टार्टअप होती है कुछ लोग जो कि एक आइडिया उनके दिमाग में होता है जिसे लेकर के वो सोचते हैं कि हम लोगों के पास जाएंगे, उसे बेचेंगे और उससे हमें पैसा बाद में आता है। पहले उनको एक सोच होती है जिसमें कि अच्छा ये मेरा आइडिया है, ये मैं किसी के पास लेके जाऊंगा और वो मुझसे सामान खरीदेगा। इट कुड बी मैंने एक प्लेन बनाया, पेपर प्लेन, जो कि बहुत अलग टाइप का है और वो मैं उड़ाऊंगा तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, जो कि खुद से ओरिगामी में नहीं बन सकता है। एक छोटा आइडिया है, मैंने वो किया और मैं लोगों को बेचने गया और लोगों को पसंद आया, जो कि मार्केट में कहीं और नहीं है। उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ इनोवेटिव मतलब बिल्कुल ही कोई नया इन्वेंशन करना है, बट एक छोटा सा कुछ अलग हो जो आप लोगों के पास जाओ और आप बेचना स्टार्ट करो खुद से, 2-3 लोग मिल करके। बड़ी कंपनी नहीं है जहाँ पे कि आपको हर 1000 लोग हैं जो मिल करके काम कर रहे हैं, किसी का एक काम बना हुआ है कि तुम्हारा काम ये करना है। यहाँ पे हर कोई हर कुछ कर रहा होता है। तो स्टार्टअप एक वैसी कंपनी होती है। सब जब स्टार्टअप के बारे में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसी भारी भरकम टर्म्स आ जाती हैं, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर। ये टर्म्स क्या होती हैं? तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो आप जब शुरू करते हो तो 2 लोग 3 लोग मिल करके एक आइडिया आया आपके पास, आपने सोचा हमें चलाना है, बट आपको अपना घर भी चलाना है और वो बिजनेस भी चलाना है, तो पैसे की ज़रूरत है। आप कहाँ से ला रहे हो? तो पहला एक टर्म होता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक आप अपना कुछ पैसा लगाओगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे जो आपकी कंपनी में इनिशियल फंडिंग देती है जस्ट टू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। उस वक्त आपके पास और कुछ नहीं है आइडिया के अलावा। आप अपना पैसा लगाएंगे शुरू में? अगर आपके पास है, नहीं है तो उस चीज को क्या बोलते हैं? सीड फंडिंग। सीड फंडिंग। हाँ। तो अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है देन यू गो टू द एंजल इन्वेस्टर टू गेट सीड फंडिंग। इट्स लाइक पौधा आप लगा रहे हो तो पौधे के लिए पहले आपको बीज डालना है। दैट इज द सीड यू आर पुटिंग इन, बिकॉज आप कोई एक पेड़ बनाने का सोच रहे हो लेकिन स्टार्ट तो एक सीड से करना होगा। तो वो बेसिक है जो कि अच्छा ये मैं सीड ले रहा हूँ कि ठीक है 1 साल के लिए या 2 साल का विजन आप बनाते हो
कि पहले 2 साल में मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, सोच करके आप किसी के पास जाओगे, एक आइडिया बताओगे, मेरा ये थॉट है, मेरे पास कुछ नहीं है अभी आइडिया के अलावा, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं, कस्टमर नहीं है, बट मेरे पास ये एक आइडिया है। एंजल इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं ये कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं बिल्कुल आइडिया पे, या उनको क्या ऐसा दिखता है? क्योंकि मुझे जितना समझ में आया जो आपने बताया कि एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके आइडिया पे पैसा लगाते हैं बेसिकली। वो ट्रस्ट कैसे डेवलप करते हैं आप? वो ट्रस्ट आपको अपने ऊपर, सबसे पहले तो वो आदमी पे ट्रस्ट होता है। वो कैसे बेचते हैं बेसिकली? बेचना भी नहीं है, उस स्टेज पे आप बेच नहीं रहे होते, उस स्टेज पे आप अपना ह्यूमन कैपिटल बोलो तो आप यूज कर रहे हो। अब मैंने जैसे इंडस्ट्री में 15-20 साल काम किया, तो अब मुझे लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये काम ये करेगा तो ही विल मेक श्योर कि ये डिलीवर करेगा। वो ट्रस्ट आप एक सडनली जाके किसी को बोलोगे तो वो नहीं मिलेगा। देयर हैज टू बी अ हिस्ट्री दैट टेल्स यू कि फ्यूचर में आपका सक्सेस आएगा। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं? फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओके। कई बार ज्यादातर स्टार्टिंग स्टेज में फ्रेंड्स फैमिली होते हैं, बिकॉज वो आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर बिलीफ रखते हैं, तो वो आता है। अब मैं तो बोल रहा हूँ जब हम लोग एज हो गया तब करने गए, बट आजकल कॉलेजेस में भी लोग करते हैं। तो कॉलेजेस में अगर आप कर रहे हो तो दैट टाइम आपके पास हिस्ट्री नहीं है कि आपने पहले क्या काम कर रखा है। जैसे आपने बोला कि आपने 15-20 साल आपने एक जॉब में काम किया है, तो वहां से आपको एक क्रेडिबिलिटी मिल गई कि ठीक है ये बंदा टाइम पे मुझे डिलीवर कर देगा, देन आई कैन स्पॉन्सर हिम, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, ठीक है। बट कॉलेज में अगर जब आजकल लोग स्टार्ट करते हैं निकलते के साथ या फाइनल ईयर के बाद, तो उस समय वो डिफिकल्ट और होता है, बट वहां पे आ जाता है आपका आइडिया इतना स्ट्रांग हो। और आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी स्टार्टर के मेंबर्स के लिए या फाउंडर्स के लिए, यू नीड टू बी सुपर ऑप्टिमिस्टिक। आपको अपने आइडिया के पीछे खुद 150% 200% बैक करना चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं बिलीव करोगे अपने आइडिया पे तो कोई और बिलीव नहीं कर सकता है। तो एज अ स्टार्टअप you have to completely believe in what you're doing, and when you talk to someone you need to convince them कि हाँ मेरा आइडिया अच्छा है और क्यों है। तो ट्रस्ट प्लस विजन दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक टर्म मैंने सुनी थी, ये वेंचर कैपिटलिस्ट, ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है इसमें, ये चीज क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट देयर आर फर्म्स जिनका काम है कि वो ये स्टार्टअप्स में पैसे डाल करके दे मेक मनी, लाइक देयर आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स विच गो टू मतलब मनी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट और ये सब में जाके पैसा डालते हैं, कंपनीज में पैसा लगाते हैं, एंड देन दे मेक मनी आउट ऑफ इट जब उनका ग्रोथ हुआ। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट ये काम स्टार्टअप्स पे करते हैं जिनके पास और कहीं, बिकॉज स्टार्टअप का कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जहाँ पे आप जा करके पैसा ले सकते हो। तो वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और वो फंड करते हैं अगेन फॉर अ ओनरशिप इन द कंपनी। उनका अपना आइडिया नहीं होता है, दे पुट मनी एंड दे टेक ओनरशिप ऑफ योर कंपनी। ओनरशिप वाली चीज वो लोग नहीं करते, एंजल इन्वेस्टर्स नहीं करते। डिपेंड करता है आपके क्या रिलेशंस हैं। आप जनरली अगर आइडियली इफ आई एम देयर, इफ आई टेक मनी फ्रॉम समवन, आई वुड वांट टू गिव देम अ स्टेक, बिकॉज स्टेक से क्या होता है, वो पैसे आप दो तरीके से ले सकते हो ना, कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए एंड आई एम गिविंग यू बैक 150 आफ्टर 2 years, बट दैट इज अ फिक्स्ड, दैट्स अ डेट मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा होता है कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मेरी कंपनी आज 100 ही रुपए की है, तो मान लो जो मैं बोलता हूँ 10,000 रुपए की कंपनी है मेरे हिसाब से, मैं आपसे 100 ले रहा हूँ, तो यू गेट दैट मच परसेंटेज इन द कंपनी। नाउ इफ माई कंपनी टुमारो बिकम्स $1 billion, यू गेट अ बिगर चंक ऑफ द मनी। ये नहीं कि 150 रुपए में आपका काम खत्म हो गया। तो आई वुड रादर गिव देम, बिकॉज वो आपके साथ आपके सक्सेस पे वो बेट करेंगे, क्योंकि आपका सक्सेस उनका सक्सेस होगा। दैट इज अ सेफर बेट। अगेन वही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर मैं इसे समराइज करूं कि वेंचर कैपिटलिस्ट हुए जो लो रिस्क में, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी मुझे लग रहा है कि शायद वो एंजल इन्वेस्टर्स ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वो एकदम आपके प्लान पे जो आपका आइडिया होता है उस पर पैसा लगा रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जब आपका एक स्टार्ट हो जाता है आइडिया और आपको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, देन वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। मतलब इट्स स्टिल वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। स्टार्टअप्स में रिस्क हमेशा बहुत थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आइडिया ठीक ठाक है और ये से बस अब पानी देना है। आपके पास अब है कि कुछ कस्टमर्स आ चुके हैं, राइट। अब आप 2-4 कस्टमर हैं जो कि आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं। अब आप किसी कारण से पैसा ले रहे हो ताकि आप ग्रो कर सको। वही जो पौधा है, अब आपको न्यूट्रिएंट चाहिए तो आपने डाला वो न्यूट्रिएंट तो वो उस स्टेज पर आते हो
बस है कि आप वो बोलते हो कि अब अगला फल जब आएगा तो एक सेब मेरा है। ओके, बट बहुत बहुत इजी हो गया है अभी हाँ, समझना हाँ, कि बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहे थे हाँ, अभी हाँ। तक। तो वो जरूरी हो जाता है बट हैट्स ऑफ, वेंचर कैपिटलिस्ट भी बहुत रिस्क लेते हैं क्योंकि लाइक मतलब अधिकतर कंपनीज फेल करती हैं, तो उनके लिए वो रिस्क है एंड छोटा अमाउंट नहीं डालते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर्स छोटे छोटे अमाउंट डालते हैं, करेक्ट वेंचर करेक्ट। कैपिटलिस्ट जब आते हैं तो वो बिग सम ऑफ मनी के साथ आते हैं एंड उनका थॉट होता है कि हम कितने मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वॉट पॉइंट्स, ये वो, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी चीज को बनाया जा सकता है, बट राइट राइट सिंपल टर्म राइट। में होता है कि मैं अगर आपको 50 मिलियन दे रहा हूं तो मैं आपकी कंपनी का इतना पोर्शन शेयर्स मेरे हो गए, प्लस देयर आर अदर टर्म्स कि ठीक है, वुड आई बी इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस ऑफ योर कंपनी, विल आई बी और आई एम आई जस्ट एन ओनर। अगर मैं ऑपरेशन में होगा तो क्या, अगर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 लोगों का है तो उसमें एक सीट मेरी होगी बोर्ड में, so that when you are making company decisions I am part of the decision making body, or I am just giving you money, I will stay away, or I am coming in and along with my money, वो लोग भी 2-3 तरीके से पैसे देते हैं। एक तो पैसा दे दिया प्योर, दूसरा होता है कि वो अपने तरफ से एक्सपर्ट्स देते हैं जो कि तो मार्केटिंग के लिए मेंटरशिप भी करते हैं। मेंटरशिप भी देते तो हैं। ये दोनों लोग करते हैं? दोनों करते हैं, हाँ, दोनों करते हैं। वही कि तो क्योंकि वहां पे वो जब आपके विजन के साथ टाई अप हो गए हैं तो आई माइट बी गुड इन लेट्स से सॉफ्टवेयर, बट मुझे बेचना नहीं आता है या मार्केटिंग करने नहीं आती है। आई एम डूइंग इट बिकॉज दैट्स माई जॉब, तो बनाना है, कर रहा हूँ। बट जब आप एक कंपनी को 5 कस्टमर से 50 कस्टमर ले जाना चाहते हो तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वो वहाँ पे आएंगे, वो बोलेंगे मेरे पास ये एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको गाइड करेंगे आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में एंड ऑल दैट। सो देयर इन्वेस्टमेंट इज जस्ट नॉट मनी, देयर इन्वेस्टमेंट इज टाइम, एक्सपर्टीज एंड ऑल ऑफ इट। ओके, तो ये जो होते हैं ये पैसा लगाने के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन जो कैपिटलिस्ट होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, उसका मेन मोटिव सिर्फ पैसा ही होता है, मतलब ज्यादातर वो फाइनेंशियल साइड ही होता है। हाँ, बट उनके लिए आपका सक्सेस बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आप वो बहुत छोटे मोटी अमाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो और जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये एक तरह से फर्म होती है जो पूलिंग में पैसा लगा रही है। हाँ, तो अगर मान लो आप जब वो पैसा लगा रहे हैं आपके कंपनी में, योर कंपनीज वैल्यूएशन इज लेट्स से जस्ट $10 million आपकी वैल्यूएशन है, उसमें उन्होंने 1 मिलियन डाला, तो दैट मीन्स दे गेट 10% ओनरशिप ऑफ योर कंपनी। बट फॉर देम टू गेट एनी रिटर्न, बिकॉज उनकी जो कंपनी है उन्हें भी तो दिखाना होगा रिटर्न, तो नोबडी वांट्स टू शो अ रिटर्न। इज व्हेन यू आर टेकिंग हाई रिस्क यू वांट हाई रिटर्न। तो नाउ यू डोंट वांट टू शो कि मैं 5 साल हो गए इस कंपनी को, ये 10 मिलियन से 15 मिलियन ही पहुंच पाई और मेरा पैसा 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन हुआ, तो इट्स नॉट वर्थ माई टाइम फॉर 5 years टू गेट ओनली दैट मच रिटर्न। तो दैट्स वाई उनके लिए आपका सक्सेस बहुत जरूरी है, और वो मेंटरशिप और ये सब इसलिए आता है ताकि वो मेक श्योर करें कि वो 10 मिलियन कल को 1 बिलियन, वो जो यूनिकॉर्न आप बोल रहे हो वो यूनिकॉर्न बने, क्योंकि तब उनका वो 1 मिलियन बहुत ज्यादा रिटर्न देगा उन्हें। ओके, तो वो जो मेंटोर्स होते हैं उनका भी कोई टर्म होती है या वो किसी डेजिग्नेशन पे आते हैं? डिपेंड, भाई मैंने बोला कभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनकर आएंगे, कभी वो आपको जस्ट मेंटोर एक मार्केटिंग टीम के साथ वो लग जाएंगे, समटाइम्स दे मेक देम द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या समथिंग, सो दे आर कंप्लीटली टाइड टू द हिप। ओके ओके ओके। देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट जहाँ पे दे टेक यू एंड टेक मतलब हमारे कंपनी से किसी को लेके जाएंगे और दूसरे कंपनी के बोर्ड में कहीं पे बैठाएंगे, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो बिकॉज जैसे अब आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जो हमारे यहाँ पैसा डाले थे, बट वेंचर कैपिटलिस्ट ने जैसे पैसा डाला तो दे इन्वेस्ट इन मेनी स्टार्टअप्स। तो एक स्टार्टअप में डाला, दे आर डूइंग समथिंग गुड, देयर माइट बी अनदर स्टार्टअप विच इज डूइंग something much better than you, but bad in some other aspect. So everyone is making mistakes and they have a portfolio of let's say 50 business. तो वो हमेशा वो सब जगह से बात कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं देखो you go and sit with them in that business and learn. क्योंकि आप रियल लाइफ में जब किसी चीज को करते देखते हो तभी समझते हो, अच्छा वो आहा मोमेंट आता है, अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं करने का। तो इट्स लाइक क्या बोलूं, मतलब कॉलेज वाला बात हो जाता है ना कि एक दूसरे से सीखो। तो हम लोग सब वहाँ बच्चे हैं, सब कोई गलतियां कर रहे होते हैं, कंपनी बना रहे हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे को देख के सीखते हो, अरे वो गलती मैं नहीं करूंगा। राइट राइट। तो दे क्रिएट दैट, एक कुनबा बना देते हैं। तो अच्छा, ये बूटस्ट्रैप भी मैंने वर्ड सुना था, ये क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग में हो गई कि आपने किसी से पैसा नहीं लिया, ना वेंचर कैपिटलिस्ट से, ना एंजल से या किसी से भी। आपके पास एक आइडिया है, मे बी आपके पास इनिशियल थोड़ा पैसा है जिसको आपने लगाया, एंड देन यू स्टार्ट जनरेटिंग मनी फ्रॉम योर बिजनेस। ओके, तो आप अपना पैसा अपने बिजनेस पे लगाएंगे, उससे फायदा ये होगा कि आपको ओनरशिप कहीं नहीं देनी पड़ेगी। हाँ। आपके पास सारा
एंड ओनरशिप एक बात हो जाता है कि पैसा का आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बट दूसरी बात होता है फ्रीडम टू मेक डिसीजन रह जाता है, बिकॉज जब आपके पास ओनरशिप पूरी आपके हाथ में है तो यू विल मेक डिसीजन द वे यू वांट टू. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट बिकॉज एट एवरी स्टेज व्हेन यू वांट टू ग्रो, उस समय लगता है इजी वे आउट इज पैसा ले लो और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. बिकॉज हमारे द फर्स्ट स्टार्टअप वेयर वी वर्क विद, I was an employee at that stage in the company, but we were like कि why don't we just take the money, और मतलब पैसा ले लो और ये सारा हम लोग 5 और रिसोर्स ले आएंगे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चला जाएगा. बट उसमें क्या होता है ना, आपने इजी रास्ता ले लिया, कर लिया. बट अगर आप वही काम हम लोग को, एंड दैट्स अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम आवर CEO इन दैट कंपनी, कि मतलब इफ यू लुक एट इट देन यू विल फाइंड द इनएफिशिएंसीज इन योर वर्क. जब आपके पास रिसोर्स नहीं होते हैं तो आप इनएफिशिएंसीज को फाइंड करके सॉल्व करते हो. बट अगर आप नहीं देखते हो तो बहुत इजी होता है, मतलब बैंडेड लगा लगा के काम करके आगे निकल जाओ. तो वो करने की लिबर्टी आपके पास नहीं है. अब आपको मालूम है आपको डिलीवर करना है और इतना ही करना है, तो नोबडी हैज द लिबर्टी कि चलो आई विल पॉन माई वर्क टू समवन एल्स, अरे मेरा काम वो कर लेगा. वो हमारे दिमाग में भी कभी नहीं आता था. हमारे दिमाग में उल्टा आता था, अरे वो स्ट्रगल करा तो मैं उसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ. आपके हिसाब से बूटस्ट्रैपिंग इज अ गुड आइडिया और एंजल इन्वेस्टर के पास जाना ज्यादा ठीक है? Personally, I would go for bootstrapping, but it's a very single decision जो होता है ना, कि जो एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए इम्पोर्टेंट होता है. बिकॉज इफ़ यू लेट्स से तुम्हारे बिजनेस को आइडिया प्रोडक्ट मार्केट फिट जल्दी मिल गया एंड आपके पास कस्टमर्स हैं, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सपैंड बिकॉज आपका रीच जो है आपके, मान लीजिए मैं ह्यूस्टन में हूँ, मेरे ह्यूस्टन एरिया में ही रीच है, आई कैन नॉट ग्रो. बट अगर मेरे को लोगों के पास जाना है, अगर मान लीजिए क्लाउड बिजनेस है और मुझे बहुत लोगों के पास जाना है, तो आई नीड टू डू फेसबुक एड्स या कहीं पे ऐड डाल, लिंक्डइन पे ऐड डालने हैं और ये सब करना है. अगर आप अपने से करते चले जाओगे आप वो नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पे एक हेल्प चाहिए. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प. तो इट्स अ डिसीजन दैट अ फाउंडर हैज़ टू मेक वेरी डिलीजेंटली, सोच समझ के, एंड मेक द राइट डिसीजन फॉर योर बिजनेस. तो ये आप जैसे स्टार्टअप में 3-4 लोग अपना होते हैं, तो आपस में बात करके कलेक्टिव डिसीजन सबका होता है कि हमने बूटस्ट्रैपिंग ही करनी है. तो उस समय अगर 4 लोग हैं तो वो चारों लोग मिलके पैसा लगाते हैं अपना अपना लेके. तो मैंने कई और भी मतलब स्टार्टअप्स को जब मैं स्टडी कर रही थी कि कुछ लोगों ने अपना पूरा पैसा लगाया और 3-4 साल बाद स्टार्टअप नहीं चली, वो पैसा डूब गया, डूब जाती. तो ये कॉमन चीज़ है बहुत. हाँ, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो जो वो तो आप स्टॉक मार्केट का भी देख लो, आप जो पैसा डालते हो वो बोलते हैं ना अपने, मतलब निवेशक अपने सोच समझ के डालें पैसा. तो वो आपको सोच समझ के डालना कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है. आप ऐसा कभी मत करो. इसलिए मतलब एक बहुत कॉमन गलती जो स्टार्टअप्स में लोग करते हैं कि उनको लगता है अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसी में मुझे सब कुछ कर देना है. तो कंपार्टमेंटलाइज करना भी ज़रूरी हो जाता है कई बार हमारे लिए कि हाँ, मेरा घर भी चलना चाहिए, मेरे बच्चों का एजुकेशन भी चलना चाहिए. योर लाइफ कैन नॉट पॉज, लाइफ कीप्स मूविंग, बट योर प्रोफेशनल साइड हैज़ टेकन अ डिफरेंट पाथ. तो वो दोनों चलाना भी जरूरी होता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेक द मिस्टेक, बट वन ऑफ द स्टार्टअप पर्सन हु आई मेट, ही सेड डोंट मेक द मिस्टेक कि लाइफ रुक गई है, छुट्टियां नहीं लेना और ये नहीं करना. वो नहीं होता है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाओगे आप. तो वो भी जरूरी होता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट आप छुट्टी भी लो, आप फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करो. तो वो होता है कि वर्क हार्ड प्ले हार्ड. जब आप काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पागल की तरह करो, लेकिन जब आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक भी बहुत जरूरी होता है. तो दोनों साइड बैलेंस करना होता है. बट हाँ, बी रेडी. जब तो उतना से ज्यादा मत डालो जिसमें कि आपका बुरा हाल हो जाए, बिकॉज देन यू आर जस्ट गोइंग गैम्बलिंग और इन रिस्क. बहुत थिन लाइन है, डोंट गैम्बल. राइट. तो अब हमने 3-4 टर्म्स अभी कवर करी. हमने बूटस्ट्रैप किया, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट. 3-4 टर्म्स और हैं जो जैसे सीरीज A-B-C, ये क्या चीज होती है, या इन्हीं को ब्रेक डाउन करके इसमें डाल दिया गया है? ये 3 स्टेज मतलब कॉमन बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं. इसलिए पूछूंगी कि चार्ट्स जो जब कंपनी अपना डालती है ना वेबसाइट पे, तो वो ये टर्म्स यूज नहीं करती है एंजल इन्वेस्टर्स, और ये वो ज्यादातर सीरीज A इतने साल तक रहा, इतने साल तक सीरीज B पे रहा, फिर सीरीज C पे रहा. वो चीज क्या है? जैसे हमने स्टार्ट किया वो सीड इन्वेस्टमेंट आया एंजल इन्वेस्टर के थ्रू एंड ऑल दैट. वेंचर कैपिटलिस्ट जब आते हैं, जो पहली बार आपके कंपनी में उन्होंने पैसा डाला टू गेट सम स्टेक इन द कंपनी, दैट इज योर सीरीज A.
पहली बार आपने किसी को पैसे से मतलब अपने कंपनी में ओनर बनाया। दैट इज जनरली कि हाँ अभी मेरा प्रोडक्ट, जनरली वो जो स्टेप्स होते हैं, अगेन इट्स नॉट डिफाइंड कहीं पे, बट इट्स लाइक कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है, मुझे प्रोडक्ट डेवलप करना है और ज़्यादा, एंड आई डोंट हैव द मनी टू डेवलप इट, तो आई नीड मनी, आई एम गोइंग फॉर इट एंड आई विल टेक द मनी फ्रॉम समवन एंड देन आई विल स्टार्ट बिल्डिंग माई प्रोडक्ट इन अ बिग वे। सेकेंड स्टेज आता है कि नाउ आई हैव इट बट आई नीड सेल्स इंजन, आई नीड मोर सेल्स पीपल टू गो एंड सेल एवरीथिंग, और थोड़ा ऑफिसेज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो वो सब के लिए मैं कर रहा हूँ, तो चलो मैं और पैसे उठाऊंगा फिर से और सीरीज बी करता हूँ। एट एवरी स्टेज यू आर गिविंग एन ओनरशिप ऑफ योर कंपनी, एंड उस समय का आपका क्या रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के बेसिस पे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बनती है। इट्स अ बिग प्रोसेस कम्प्लीटली। जैसे आप अगर मतलब टेक्निकल टर्म्स में ले लो तो एनपीवी एंड ऑल दैट आ जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर अर्निंग। तो अगर आपका करंट अर्निंग मान लो 10 मिलियन का आपका रेवेन्यू है, तो 10 मिलियन का उस समय मार्केट में जनरली चल रहा होता है कि अच्छा 7 times to 8 times आपके कंपनी का वैल्यूएशन मान के चलते हैं। तो अगर 10 मिलियन की रेवेन्यू आ रही है तो आपके कंपनी की वैल्यूएशन 70-80 मिलियन की मान लो है। 2020 में वो 30 times चलता था, अभी लोग सीधे हो गए। बट कोविड से पहले और बाद में मार्केट में बहुत चेंजेस आए। मतलब आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा, देयर आर कंपनीज विच वेंट आईपीओ, और मतलब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन मतलब अगर $10 पे स्टार्ट हुआ था तुरंत वो $50 चला गया एंड ऑल दैट, एंड देन आज के डेट में वो $3-4 पे चल रहे होंगे। तो वो सब होता है, बट इन जनरल उस समय बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था। तो वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। आप देख रहे हो कि आप 10 मिलियन इस साल कमा रहे हो, अगले साल आप प्रोजेक्ट करोगे कि मैं कितना कमाऊंगा, उस तरह से आप हर साल फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हो एंड यू डिस्काउंट इट फ्रॉम द फ्यूचर कि इतने, मान लो मनी का मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, मान लो 10%, तो 10% से मैं उसको डिस्काउंट करते चले जाऊंगा फ्यूचर से कि आज के डेट में मेरी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, अज्यूमिंग कि मुझे ये हर साल इतना ग्रोथ और इतना पैसा आ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली योर वैल्यूएशन। अंडरस्टूड। तो उस वैल्यूएशन पे सीरीज ए पे आप बोल रहे हो कि अच्छा मुझे इतने पैसे चाहिए, सीरीज बी, सी, डी, ई भी होते हैं। ओके, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, इट्स ऑल जस्ट अ टर्म। मतलब टर्म्स बनाए हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी हर बार जब आप पैसे लेते हो तो उसको एक ए बी सी बोलते चले जाते हो, एंड कंपनी कैन डिसाइड ए के बाद मैं आईपीओ कर रही हूँ या सी के बाद मैं आईपीओ कर रहा हूँ। दैट्स अ कंपनीज डिसीजन टू गो एंड टेस्ट इट। स्टार्टअप्स में आईपीओ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो आईपीओ ज्यादातर ए बी मतलब किस उस पे पहुंचते हैं? अगेन ऐसा कोई हम लोग बाहर में रह के हमेशा सोचते हैं कि आईपीओ इज द एंड स्टेट। ओके, आईपीओ इज अनदर मींस ऑफ गेटिंग मनी। आप आईपीओ में वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो, और कोई डिफरेंस नहीं आईपीओ में। बस डिफरेंस ये आ जाता है, आईपीओ जाने में कंपनीज के ऊपर रिस्क हो जाता है कि वन, आपका रेगुलेशंस बढ़ जाता है, बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल, देन यू हैव टू ओपन अप योर बुक्स, you have to share everything about your company, and you are driven, your company's share value is now not driven just by what you're doing but by the sentiments of the market. आईपीओ को थोड़ा सा एक सेंटेंस में थोड़ा सिंपल सा बता देंगे क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में वही, एक कंपनी का अपना जो ओनरशिप है, जितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, वो एक कॉमन आदमी के पास आ सकता है कि हाँ तुम कोई भी खरीद बेच सकता है उस शेयर को। इनिशियली क्या होता है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी का ओनरशिप ये नहीं कि मैं चाहूँ कि कल को जाकर के डेल इज अ प्राइवेट कंपनी, आई कैन नॉट गो एंड बाई डेल ओनरशिप, बट एप्पल की ओनरशिप मैं ले सकता हूँ क्योंकि वो मार्केट में बिक रहा होता है शेयर मार्केट पे। तो बस वही डिफरेंस है। तो फॉर अ कंपनी इट बिकम्स इजी टू ट्रेड बिकॉज नाउ टू गेट मनी यू आर गोइंग टू मिलियंस ऑफ पीपल रादर देन वो 200-300 वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपके पास रीच में है। यू हैव ओपनड योरसेल्फ, यू कैन गेट मोर मनी, बट the same time then you are more accountable for it because everyone's life is getting linked to your company. The responsibility of the CEO is so much more. कितने साल लगते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से आईपीओ तक जाने में? कोई लिमिट नहीं है इसका, कोई ये नहीं। कुछ कंपनीज जैसे ऊबर वगैरह जल्दी ग्रो कर गए। हाई रेडियस जहाँ मैं था, हम आज भी आईपीओ नहीं गए। हाई रेडियस आईपीओ नहीं गई है, सीरीज सी तक गई है, सी के बाद आईपीओ नहीं जा रही है। एंड अगेन इट्स अ डिसीजन दैट द कंपनी इज मेकिंग, व्हाट एम आई गोइंग टू गेन बाय गोइंग आईपीओ। क्या मुझे सबसे पहले डिसीजन आती है कि मुझे पैसे की जरूरत है। नाउ इफ योर कंपनी इज ऑलरेडी कैश सरप्लस, तो जरूरत नहीं है, तो आपको पैसे का करोगे क्या? आप ले लोगे पैसे और कंपनी में के बैंक अकाउंट में रखोगे तो वो यूजलेस है पैसा, बिकॉज द मार्केट में जब जाता है तो आपको ग्रोथ दिखाना पड़ता है हर क्वार्टर, तो मतलब लोगों को दिखाना पड़ता है कि आप क्या ग्रो किए। यूनिकॉर्न स्टेटस पे आके भी आईपीओ नहीं जाना कोई जरूरी चीज नहीं है।
वो जब हम हर कोई सोचता है कि हाँ आईपीओ हो गया, आईपीओ का बेनिफिट्स है फॉर एम्प्लॉयज जिनको स्टॉक ऑप्शंस मिले हैं या आप खुद ओनर के लिए, बिकॉज टुमारो इफ यू नीड मनी फॉर एनी रीजन, अपना पर्सनल नीड से या फिर कंपनी के लिए चाहिए, तो इट्स वेरी इजी, यू सेल सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक इन द मार्केट, यू गेट द मनी। तो बहुत क्विकली हो जाता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट उसके पहले एम्प्लॉयज के पास अगर शेयर्स है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है इन रियल मनी, बिकॉज इफ समवन नीड्स लिक्विडिटी, दैट लिक्विडिटी इज नॉट देयर। आईपीओ ब्रिंग्स लिक्विडिटी टू द मार्केट। आपके पास फंडिंग आ गई, ठीक है, अच्छा खासा पैसा आपके पास आ गया, अब व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं स्टार्टअप्स के? एक बार पैसा आ गया तो देन इट्स अबाउट स्पेंडिंग द मनी। वो खर्च करना भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं लैविशली एक फैंसी सा ऑफिस बस बना लिया और पार्टीज हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। वो कई बार मूवीज और ये सब में दिखेगा, सीरीज में, बट दैट्स नॉट द रियलिटी, बिकॉज दैट मनी समवन हैज गिवन टू यू टू स्पेंड फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। तो वो जो पैसा देते हैं उसके पहले जब हम किसी के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। दे आस्क कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, और ये if I'm giving you 5 million, where are you going to spend that 5 million? You have to give a very detailed plan to everyone कि कहाँ खर्च होगा, ये इतना मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा, मार्केटिंग में कैसे लगाएंगे, मतलब हम लिंक्डइन पे जा रहे हैं या फिर हम लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर किस तरीके से कर रहे हो। तो हायरिंग कब करते हैं आप लोग? हायरिंग कंटिन्यूअस चलती है, क्योंकि मुझे जो अभी तक समझ में आया कि 4-5 लोगों की टीम है, वो मिल करके कलेक्टिव डिसीजंस लेके, क्योंकि बहुत सारे एरियाज होते हैं उसमें, आपको बहुत सारे रोल्स कवर करने होते हैं, ठीक है, तो एक छोटी सी टीम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने सारे एरिया तक कैसे पहुंच पाती है? इसका फंडिंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कई बार। एज लॉन्ग एज आपके पास पैसा है तो डिफरेंट फंक्शंस हैं, और इनिशियल फाउंडिंग में लोग डिवाइड कर लेते हैं कि ठीक है मैं सेल्स का काम देखूंगा, आई एम गुड बेटर एट दैट साइड, आई विल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गो एंड गेट सेल्स डन। मैं लोगों के पास जाऊंगा और बताऊंगा हमारा प्रोडक्ट क्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं डेवलपमेंट के साइड जाऊंगा, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है। तो और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरा काम है कि मैं HR के सारे पॉलिसी और ये वो, मतलब सबका पेरोल और ये वो सब काम कर लूँगा। कुछ लोगों को जैसे मेरा रोल है अभी के ऑर्गेनाइजेशन में कि जब कोई कस्टमर है तो उनको डिलीवरी मैं इंश्योर करूँ अच्छा हो रहा है। तो ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन रोल्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी रेडी टू टेक एनी अदर रोल। अब मेरा एज अ डेजिग्नेशन वुड बी कि आई एम अ ग्लोबल हेड ऑफ प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट, बट इट डज नॉट मीन कि मैं और कोई काम नहीं करूँगा। अभी आई एम डूइंग सेल्स। रिसेंटली हम लोग का जब भी यहाँ पे ह्यूस्टन में कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें हम लोग अपना बूथ लगाते हैं, तो आई एम देयर, मैं अपना बैनर और टेबल सब उठा के जाता हूँ, वहाँ पे सब स्टॉल लगाता हूँ। आई स्टैंड अप देयर, आई स्पेंड द होल डे टॉकिंग टू कस्टमर्स और प्रॉस्पेक्ट्स हु आर कमिंग अराउंड, टेलिंग देम कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरा काम डिप्लॉयमेंट है जब प्रोजेक्ट आ गया, बट आई एम डूइंग ऑल दिस। और इट्स लाइक कि, एंड यू डोंट हैव अ डिपार्टमेंट विच इज गोइंग एंड सेटिंग अप अ बूथ विच बिग ऑर्गेनाइजेशन। एक लास्ट ईयर इसी साल फेब में एक कॉन्फ्रेंस था यहाँ पे सिटी सेंटर में, वेयर हम लोग छोटी कंपनी थे, मैं एक दिन पहले जाके खुद से टेबल और ये वो सब लगा रहा हूँ, टीवी असेंबल करके वो स्टॉल पे लगा रहा हूँ एंड ऑल दैट। और दूसरी एक कंपनी आई जिनका कि बहुत सुंदर फैंसी सा बूथ बनाने के लिए 15 लोग का टीम आया। तो वो लोग आए तो उनका बूथ बहुत सुंदर बन रहा था, बट दैट्स अ ग्रोन कंपनी। हमारे में आप ये सारा कुछ कर रहे हो। तो एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप, एनी मेंबर हु इज ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप, यू शुड बी रेडी टू रोल अप योर स्लीव एंड डू एनी वर्क। अगर पोछा लगाना है ऑफिस में तो वो भी लगाओगे, क्योंकि आपके पास लिबर्टी नहीं है कि आप किसी और को जाके ला सकते हो। तो वो रेडीनेस बहुत जरूरी होती है कि एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन। आई हैव सीन CEOs डूइंग एवरीथिंग। मतलब लोग जब डिलीवरी हो रहा होता था हमारे में, तो रात को ये नहीं कि बस किसी को बोल दो कि हाँ तुम ये काम कर रहे हो, वो साथ में आपको अपनी टीम के साथ बैठना होता है। पूरी रात आप जग कर उनके साथ, सब साथ में एक जगह पे सोफे पे सो रहे हो, कोई इधर पड़ रहा हुआ है, लेकिन सब साथ में। वो एक कमराडरी होना बहुत जरूरी है, कल्चर होना बहुत जरूरी होता है स्टार्टअप में। अगर कल्चर, वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट आज के डेट में हो जा रही है वो रिमोट वर्किंग के चक्कर में, कि कंपनी कल्चर डेवलप नहीं कर पाती है कई बार, बिकॉज आप जब तक साथ में नहीं काम करोगे आप एक दूसरे को नहीं समझोगे। तो आप मॉनिटर कैसे करते हैं? रिमोट वर्किंग आजकल इतना पॉपुलर हो गया है, हर कोई घर से काम कर रहा है, मॉनिटर कैसे करते हैं? मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इन स्टार्टअप। अगर आपको मॉनिटर करने का जरूरत हो रहा है, मतलब आपकी टीम गलत है। अच्छा, वो मैं बोला ट्रस्ट पे चलता है स्टार्टअप। तो अगर आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आपने उसको अपने टीम में क्यों रखा है? मतलब आपने गलती कर दी है ऑलरेडी। तो मे बी यू नीड टू हैव दैट चैट। बट कल्चर जो मैं बोल रहा हूँ वो एक अलग चीज होता है कि हाँ, मतलब एक दूसरे के लाइफ के पार्ट बनना होना पड़ता है।
तो हमारा जैसे रिमोट वर्किंग है बट वी स्टिल मीट वीकली, एटलीस्ट 1 या 2 बार हम लोग ऑफिस में एक जगह कहीं पे कॉमन प्लेस में मिलते हैं. यू नीड टू गो आउट एंड ड्रिंक, यू नीड टू गो आउट, ये सारा चीज जरूरी होता है, विच सीम्स लाइक कि मैं क्यों कर रहा हूँ. बट अगर नहीं करोगे तो एक दूसरे के लाइफ का पार्ट नहीं बनोगे, एंड देन वो टीम बिल्डिंग नहीं हो पाती है. टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है. और जब ग्रो हल्का करने लग जाओ तो खास करके अब एक 15-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू नो व्हाट योर वर्क इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. बट एक वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज यू आर ऑल्सो हायरिंग पीपल हु आर वेरी फ्रेश कमिंग आउट ऑफ कॉलेज एंड ऑल दैट. एक तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी कि उनके आइडियाज बहुत ही फ्रेश होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएंगे, तो वो लेना होता है. बट उन लोगों को अगर आप रिमोटली छोड़ दोगे तो दे वेवर, इट्स अ यंग एज, राइट. उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, अरे अभी तो मेरा फ्री टाइम है, मेरा जॉब नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो वर्किंग रिमोटली बहुत मजे में चल रहा है. बट इसलिए कभी कभी जरूरी होता है वैसे सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए यू नीड टू बी इन ऑफिस एंड ऑल दैट. सो Again, it's a very difficult decision for anyone कि मतलब पे तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल 100% वर्क फ्रॉम होम कर दिया था. अभी हाइब्रिड पे आ गए हैं और धीरे-धीरे शायद Amazon ने मैंडेटरी कर दिया. Nobody can work from वो इफेक्टिव नहीं रही वो सब. Because the reason was that work can be done, but the culture of the company was getting lost. And a big part of any company is its culture. बिल्कुल बिल्कुल. जो आप पहले नहीं समझते हो, हम लोग भी जब यंग थे लगता है कल्चर क्या होता है, बट आप जब दूसरे तरफ से देखते हो तो समझ में आता है कि वो विजन तभी आ पाता है जब सब कोई एक जैसा सोच रहे हो, एक जैसा, यू फील पार्ट ऑफ द फैमिली. तो आपने कहा कि आपको सब कुछ करना पड़ता है जब आप स्टार्टअप में होते हो, मतलब झाड़ू पोछे से लेके आपको बड़े से बड़े काम सबसे मिलने तक के. किस स्टेज पे स्टार्टअप को पता लगता, मतलब उसके जो एम्प्लॉयज है, ऑफ कोर्स बहुत छोटी सी टीम होती है, कैसे उसको बड़ा करना है, वो स्टेज कब आती है? हर स्टेज पे वो डिसीजंस होते हैं. मतलब अगेन बड़ा करने का मतलब होता है आप 2 से 5 पे जा रहे हो, या 5 से 10 जा रहे हो, या 10 से 2000 जा रहे हो. हर स्टेज का एक अलग डिसीजन पॉइंट होता है. बट हमारा थॉट ये हमेशा रहता है कि खुद से करो जब तक, क्योंकि यू नीड द कंट्रोल. देयर इज वेरी लेस स्कोप टू मेक मिस्टेक्स इनिशियली. You can make mistakes, but very less scope to repeat your mistakes and all that. तो अब जैसे वो आई एम ट्राइंग टू डू डिलीवरी, बट मैं सेल्स भी करना चाह रहा हूँ. जैसे मुझे लगा कि आई एम मिसिंग मीटिंग्स विद क्लाइंट बिकॉज मेरे पास कंपीटिंग प्रायोरिटीज आ रहे हैं. तो उस स्टेज पे मुझे होना चाहिए कि आई कैन नॉट मिस एनीथिंग, तो मेरे को बाहर से जाके कहीं लाना. नाउ दैट कुड बी अ रिक्रूटमेंट, इट कुड बी आउटसोर्सिंग और विच एवर वे, बट यू नीड टू ऑलवेज थिंक अबाउट स्पेंडिंग. आई थिंक स्टार्टअप का सबसे पहले लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप में खर्च नहीं करना चाहिए, बट माई थॉट इज स्टार्टअप में खर्च बहुत जल्दी करने के लिए डिसीजंस लेना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी. तो बी विलिंग टू स्पेंड, बट स्पेंड माइंडफुली. राइट. तो हमारा स्टेज था, वी वेर लाइक, जब मैं हाईडेज ज्वाइन किया था आई वॉज अबाउट 10 एम्प्लॉयज इन 2010. By 2012 we were still about India और US मिला के about 50 to 60 employees थे. But by the time we were 2015 हम लोग 200 employees हो चुके थे. And by 2020 when I was like Series C वगैरह हो रही थी, we were 3000 employees. तो वो बीच में एक स्टेज आया था कि हमारा वो मार्केट फिट हो गया. हमने 50 कस्टमर्स का हमारा टारगेट पहले जो होता है, हाँ स्टार्टअप में टारगेट्स होना भी बहुत जरूरी होता है कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, पैसा, कस्टमर या क्या. तो हमारा इनिशियली बहुत क्लियर था कि वी वर टारगेटिंग 5 कस्टमर. आफ्टर दैट इट बिकेम 50 कस्टमर एंड देन इट बिकेम 200 कस्टमर. एट नो स्टेज इट वॉज कि कितने डॉलर कमा रहे हो उन कस्टमर से. एट दैट पॉइंट इट वॉज ऑल अबाउट गेट द कस्टमर, नॉट द मनी. एंड वंस वी रीच 200 कस्टमर देन इट चेंज टू डॉलर द टारगेट. अब तुम्हें रेवेन्यू की तरफ जाना है. तो वो थॉट होता है. और वो 50 कस्टमर लाने के लिए आपको क्या चाहिए, और 200 के बाद जब आपको रेवेन्यू टारगेट आता है तो वो लाने के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए विथ अ प्रॉफिटेबिलिटी कमिंग इनटू प्ले, कि हाँ यू कैन नॉट गेट एक्सपेंसिव रिसोर्सेज एट दैट टाइम. तो यू नीड टू गो एंड गेट सम रिसोर्सेज विच आर चीपर बट दे कैन डिलीवर. तो टीम स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और ये सारा पूरा अलग तरीके से थॉट प्रोसेस चेंज होते जाते हैं हर स्टेज पे. अच्छा, मैंने सुना है कि अक्सर 80% स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं विद इन 1 to 5 years. कब किस पॉइंट पे आपको आके लगता है कि भाई हमारा स्टार्टअप सस्टेनेबल है, या एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ ये प्रॉफिट कमा सकता है? तो सबसे पहला एक चीज मैंने पहले भी टर्म यूज किया, प्रोडक्ट मार्केट फिट. वो होता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट मार्केट फिट, आप जो प्रोडक्ट लेके गए हो वो मार्केट में कहाँ उसकी नीड है.
बिकॉज इनिशियली इट्स लाइक अ डार्ट, आप बोर्ड पे चारों तरफ मार रहे हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू स्टार्ट टू गेट टू अ स्टेज वेयर यू नो कि मेरा ये एरिया है जहाँ पे मैं हिट कर पा रहा हूँ, एंड आई हैव अ रेपिटेशन कमिंग ओवर देयर कि हाँ मैंने यहाँ पे एक कस्टमर डाला था, मान लो केमिकल इंडस्ट्री के ये वाले पार्ट में मैं गया तो वो उनको मेरा आइडिया पसंद आया, एंड आई हैड अ रिपीट ऑफ दैट इन 2-3 प्लेसेस, देन आई नो कि हाँ दिस इज वेयर आई नीड टू टारगेट एंड आई नीड टू मॉडिफाई माई प्रोडक्ट टू केटर टू दैट बिजनेस. इनिशियली यू हैव टू, वो अर्जुन की आंख वाली बात हो जाती है, मतलब मछली की आंख वाली बात कि आपको वहां पे ध्यान रखना होता है. वो जब मिल गया उसके बाद आप अलग अलग जगह पे निशाने लगाओ, प्रोडक्ट को बढ़ाओ, बट पहला वो स्टेज होता है कि हाँ अगर ये मिल गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया, मतलब कोई है, मतलब मार्केट में अगर 10,000 कंपनी है तो 500 कंपनी है जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो पहला सक्सेस का क्राइटेरिया होता है. दूसरा होता है समवन कमिंग बैक टू यू विथ रेफरेंसेस, like you are going to sell your product and they are taking your product because someone gave a reference and you are getting repeat business from the same company जहाँ पे आपने कुछ बेचा है वहाँ से repeat आया है. repeat आया मतलब someone has started trusting you, otherwise nobody will give you the same work again अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या आपका वैल्यू नहीं है आपके प्रोडक्ट में. राइट. तो इफ यू कैन डिफाइन वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स, यू आर गेटिंग रिपीट कस्टमर्स, देन आई थिंक नाउ यू नो वेयर यू आर गोइंग. इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन एट दैट टाइम. अच्छा, कोई ऐसा ट्रांजिशन पॉइंट भी होता है जब एक स्टार्टअप नहीं रहता, वो एक कंपनी बन जाता है? ट्रांजिशन पॉइंट वो पता नहीं चलता है, बट अपने आप हर एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक स्टेज आता है जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कंपनी बदल गई है, विच इज़ कि एक स्टार्टअप का सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है कि डोंट ओवर थिंक एनीथिंग, जस्ट काम करते चले जाओ और गो एंड अचीव व्हाट यू नीड टू. वो विजन एक डिफाइन हो जाता है, वो हमें करना है. उसके लिए तुम कैसे कर रहे हो इट्स ओके, डोंट नीड टू आस्क 5 पीपल, गेट अप्रूवल्स एंड ऑल दैट. बट एक जैसे ही कंपनी बनना स्टार्ट होती है तो इट इज़ अ नेसेसरी ईविल कि आपको वो स्ट्रक्चर लाना पड़ता है. बिकॉज जब 3,000 लोग काम कर रहे हैं और 3 लोग काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है. तो 3,000 जब काम कर रहे हैं तो अगर आप हर लेवल को बताओगे नहीं तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो दे विल, मतलब 3,000 अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो आप एक तरफ नहीं जा सकते हो. तो इसलिए उस समय वो बनना स्टार्ट होता है. एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि टू डू, लेट्स से आई वांटेड टू टेक अप एन इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव लेने के लिए मुझे पहले एक आइडिया को लिखना पड़ा, उसको डिफाइन करना पड़ा, उसके लिए बजट बताना पड़ा, और ये सब कुछ करके किसी के पास जाना पड़ा, उनको प्रेजेंटेशन देना हुआ, एंड देन दे अप्रूव इट, देन यू स्टार्ट द इनिशिएटिव, यू क्रिएट अ टीम एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. दैट मीन्स यू आर अ बिग कंपनी नाउ, यू आर नो मोर अ स्टार्टअप. स्टार्टअप में होता है, मुझे सुबह सोच करके लगा कि अरे ये बहुत कूल आइडिया लग रहा है कि मेरे को बेचने के लिए एक लेट्स से पॉडकास्ट बना के हमें एक मार्केट में लाना चाहिए और लिंक्डइन पे प्रोपोगेट करना है. अगर एक स्टार्टअप है, यू विल गेट अप मॉर्निंग, शाम तक ये वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, और आप कहीं पे, अच्छा वीडियो का क्वालिटी प्रोडक्शन शायद ना हो बट बन जाएगा और ऑनलाइन चला जाएगा. अगर आप कंपनी हो तो आप ये सोचोगे, कल आप वो लिखोगे, ये सारा प्रपोजल आप किसी के पास 1 हफ्ते बाद लेके जाओगे, 2 महीने 3 महीने बाद वो अप्रूव होगा, और शायद 6 महीने बाद ये वीडियो प्रोडक्शन में जाएगा. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, द स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टार्टअप. तो जैसी कंपनी में आ जाता है तो वो कई सारे उससे निकल के जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं, लेयर्स ऐड हो जाती है. आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आपने एक अच्छी खासी जॉब, क्योंकि आप इन्फोसिस में थे और आपने इन्फोसिस छोड़ के आप स्टार्टअप में आ गए, क्योंकि और शायद आप तब सेटल भी हो गए थे, अपनी फैमिली वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी आपकी, तो तब बंदा सोचता है कि भाई अच्छी खासी नौकरी लग गई है, आराम से बैठो, तसल्ली से स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो. तब आप खतरों के खिलाड़ी बन गए. कौन सा कीड़ा काटा आपको? थ्रो ऑफ डाइस, चांस ऑफ लक, वॉट एवर यू से, बट मुझे कहीं से आराम से, मैं कंफर्टेबली इन्फोसिस में था, एक थॉट प्रोसेस था, ये करूंगा तो ये ग्रोथ मिलेगा, नेक्स्ट प्रमोशन, ऐसे करके ग्रो करना है. अगर आप कंपनी में हैं तो आप प्रमोशन पे ही जी रहे होते हैं और आपकी उस पे बस चल रहे हो, आपका थॉट बस उतना ही तक है, मतलब अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड. बट कभी सोचा नहीं था कि स्टार्टअप और ये वो, बट सडनली मुझे एक सैटरडे को लिंक्डइन उस समय जस्ट स्टार्ट हुई थी, मुझे लिंक्डइन पे एक मैसेज आया हाईरेडियस के सीईओ से, दैट आई हैव फाउंड यू थ्रू आईआईटी नेटवर्क एंड वुड यू वांट टू टॉक टू मी. तो एक होता है, अच्छा मतलब आईआईटी से हैं एंड ही इज़ अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, लेट मी टॉक, मतलब प्रोफेशनली लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा. Started talking to him and we started, more than the work that HighRadius was doing, we started talking about कि कंपनी कैसे चलनी चाहिए. And that conversation just मतलब पहली बार मैं बात कर रहा था, and it went for about hour and a half. Just हम लोग बात करते करते, चिट चैट करते करते, and I felt कि no, I'm talking to someone with whose vision I am liking.
एंड देन ही सेड वुड यू वांट टू डू एन इंटरव्यू, आई वांट यू टू टॉक टू अ फ्यू मोर पीपल ऑफ द कंपनी. तो मैं बोला ठीक है. एंड उस समय तक भी जॉब नहीं सोचा था मैं. आई वॉज लिविंग इन विल्मिंगटन एंड प्रोजेक्ट चेंज हो रहा था. आई वॉज मूविंग टू पिट्सबर्ग. मैंने वहाँ जाके एक अपार्टमेंट ले लिया था. वी वर सपोज टू मूव. संडे को हम लोग ड्राइव करके पिट्सबर्ग जाने वाले थे. तो सैटरडे रात को हमारी एक 2 लोगों के साथ इंटरव्यू हुई मेरी. एंड 12 बजे रात तक वो इंटरव्यू, मतलब अगेन स्टार्टअप था तो दे वर वर्किंग लाइक वीकेंड एंड एवरीथिंग. उन्होंने बोला, मैं बोला मंडे को करते. बोला नहीं आज ही कर लेते हैं. तो फिर तुम्हारी जिंदगी सुकून की है अभी, खत्म हो रही है. तो रात को ही इंटरव्यू 12-1 बजे तक खत्म हुआ इंटरव्यू. एंड देन हम लोग पिट्सबर्ग चले गए. मंडे को ऑफर आया. एंड दैट्स द स्टेज व्हेन ऑफर वाज अगेन, सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. इट वाज स्टार्टअप एंड आई नेवर थॉट ऑफ इट. बट वो ऑफर लेटर में मुझे मिला कि यू हैव सो मेनी शेयर्स ऑफ द कंपनी. एंड मैं अपूर्वा से बात कर रहा था तो बोली कि मतलब हम लोग, अपूर्वा माय वाइफ. ओके ओके ओके. सो हमारा वो आया तो हमें कोई आइडिया नहीं था शेयर्स और ये वो के बारे में. तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा क्या करना है. तो मैं बोला कि देखो कुछ भी है तो मैं अपने से तो कभी बिजनेस बनाने का सोचा नहीं था. दिस इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग लाइक दैट एंड आई विल हैव अ ओनरशिप इन सम कंपनी विच फॉर मी इज अ वेरी ह्यूज थिंग. मेरे फैमिली में कहीं वी हैव हिस्टोरिकली किसी ने बिजनेस नहीं किया. आप पहले बिजनेसमैन है अपनी फैमिली बिजनेस साइड में कोई मूव किया है. हम वी हैव बीन अ फैमिली ऑफ सर्विस पीपल. तो सर्विस साइड ही में रहे हैं. एंड इट्स हाईली लुक्ड अपॉन, डाउन अपॉन इन अ वे कि बिजनेस करने जा रहे हो, मतलब नहीं तुम बेवकूफ हो. तो हम एज अ कपल हमारा डिस्कशन हुआ एंड वी हैड अ किड हु वाज 1 year old एट दैट टाइम, माय एल्डर सन. तो अपूर्वा ने बहुत सपोर्ट किया. बोले कि अगर अभी फेल भी करते हो तो व्हाट डू वी हैव टू लूज, वी डोंट हैव मच एनीवेज. इफ वी लूज मे बी वी गो बैक टू इंडिया, वी स्टार्ट अ न्यू करियर एंड व्हाटएवर वी विल डू वी विल सी इट. तो आप उस समय यूएस में थे जब आपने ये डिसीजन लिया. तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूं जिन लोगों को ये प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि अगर आप H1 पर यहाँ पर आए हुए हो तो एक ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एक बबल में रहते हैं कि भाई हमें हमारी जॉब सिक्योर रखनी है, नहीं तो हमें इस कंपनी यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिया तो कंट्री भी छोड़नी पड़ेगी. योर होल लाइफ विल बी वो अप्स एंड डाउन. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि मैंने कहा कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ तक पहुंच गए थे, वहां जाकर के आपने चेंज किया. हाँ. तो वो सपोर्ट मुझे जब अपूर्वा से मिला कि मतलब नहीं तुम वरी मत करो, गो अहेड. बिकॉज सबसे ज्यादा किसे इम्पैक्ट करता है, आपको, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, किसी भी इस तरह के डिसीजन. एंड व्हेन आई हैड देयर बैकिंग एंड एवरीथिंग वी वाज लाइक कि मतलब इन्फोसिस में मैं काम कर रहा हूँ. दैट टाइम इन्फोसिस हैड अबाउट 150,000 एम्प्लॉयज एंड आई वाज वन अमंग देम. So it was not like I was not many people knew me, but it was still a very small set. And जो मैं काम कर रहा था प्रोजेक्ट लेवल पे काम होता था. I was not contributing directly to company के किसी चीज में. यहाँ पे मुझे जो विजन मेरे CEO से मिला था, it was like कि no, you can come and do anything that you want. Nobody will stop you. If you have an idea, just go ahead and start doing it. तो मुझे as a young person, I was like उस समय 28, 29, 30 years का था. तो वो बहुत अच्छा लगा. अरे मेरे को कोई कंपनी ये अपॉर्चुनिटी दे रही है करने के लिए. तो I just thought let's just bite the bullet. My home, my rule. bite the bullet और jump कर जाओ. And अगेन वन थिंग मतलब मेरे साथ हुआ है एंड वॉट एवर, आई एम अ क्विक डिसीजन मेकर. मेरे को ज़्यादा सोचने का नहीं रहता ये सब चीज़ों में. जैसे यहाँ बोला, इट वॉज अ बिग लाइफ डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस. बट सैटरडे को वो हुआ, मंडे को ऑफर आया, मंडे रात को मैंने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया ऑफर. एंड ट्यूजडे आई हैड रिजाइन फ्रॉम इन्फोसिस. सो इट वॉज नॉट लाइक, एंड इट्स वेरी इजी टू कीप थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ इट. Do you believe in serendipity? A lot. And that सब कुछ किसी रीजन से होता है. बिल्कुल. क्योंकि अगर वो आप जा रहे थे घूमने और वो घूमने के में 2-3 दिन में ही आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल गई. इन्फोसिस से आप यहाँ आ गए. और वही वो सारे चीज मुझे टिक मार्क लगते चले गए. मुझे कंपनी पसंद आ रही है, मुझे सब ठीक लग रहा है. ये जिसको मैं आई फाउंड वन पर्सन हु नोज अबाउट दिस कंपनी एंड इमीडिएटली होता चला गया, विच इज रेयर. तो मुझे उस समय मुझे लगा कि नहीं, एवरीथिंग इज अलाइनिंग, लेट मी जस्ट बाइट द बुलेट एंड जंप. एंड मे बी कई बार ना ज़्यादा नहीं सोचना बेनिफिशियल हो जाता है प्रोबेबली. बिकॉज मैंने ये जो आपने H1B और ये सब इस एंगल में सोचा भी नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम होता है आपको H1B ट्रांसफर कराना होता है एंड ऑल दैट. एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल डू द ट्रांसफर एंड देन जॉइन द कंपनी. What I did was I accepted the offer and then they filed for my transfer, but without getting my paperwork done, I joined.
which is okay, legally it's allowed, but it could have been that let's say after 1 month the वो USCIS मना said कर कि नहीं सकते- होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो then I had lost Infosys job also and now I cannot join here तो वही also. मैंने इसलिए बोला खतरों के खिलाड़ी। और हमारा विजन था 2-3 साल करना है, ये कंपनी 2-3 साल चलेगी, देन वी विल सेल द कंपनी, लाइक ये सारे टर्म्स उस समय तो मैं जानता भी नहीं था, सीरीज A B C IPO एंड ऑल दैट, इट वाज जस्ट द विजन था कि मतलब वन ऑप्शन इज अ कुछ बाय अलग मिल रहा है, निकल जाओ और बाय आउट हो जाएगा, देन वी विल ऑल गेट सम मनी एंड यू विल मूव आउट। व्हाट इज बाय आउट? Buyout is when instead of going IPO, one of the other route is a company comes and buys you. Oh, okay, So okay. HighRadius, let's say, gets absorbed by some company, or if a big company comes buys जैसा you and फ्लिपकार्ट के साथ हुआ था। Flipkart, yes, Same, हाँ, वही, Walmart okay. ने जैसे कर लिया था, Right. तो someone comes and instead of you selling your shares to the open public, you're selling it to another company and they take ownership of your company. ना उसमें बहुत सारे टर्म्स है, कभी शेयर स्वैप होता है, कभी आउटराइट कैश बाय आउट होता है, जैसा भी हो। तो हमारा थॉट था भाई 3-4 साल थोड़ी सी कंपनी बनाएंगे, सबको थोड़ा पैसा अर्न करेंगे और निकल लेंगे। बट अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। एप्पल के बारे में जब सुना था, एप्पल स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया, उनको उन्हीं की कंपनी से बाहर निकाल दिया था। हाँ, होता है वो चीज थोड़ा सा बताएंगे कि ये भी बीच में और भी पॉपुलर हुआ था। अभी स्टीव ग्रोवर, आपने पता नहीं उसके नाम सुना, उनके साथ भी सेम चीज हुई थी। तो ये चीज क्या है? वो एक स्टेज पे वही बूटस्ट्रैपिंग और ये सब जो टर्म कर रहे हैं, वो कंट्रोल ऑफ द कंपनी बिकम्स इम्पोर्टेंट। कि जब आप, वही होता है वेंचर कैपिटलिस्ट से आपने पैसा लिया या किसी और से आपने पैसे ले लिए, नाउ दे व्हेन यू गिव देम शेयर्स, दे आर गेटिंग ओनरशिप इन द कंपनी एंड डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। इसीलिए आप कह रहे थे कि हम उस पे लेकिन आपको एक स्टेज पे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ग्रो करना है और आपको बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए। उबर में भी हुआ, उबर का जो फाउंडिंग सीईओ था, द पर्सन हु फाउंडेड द कंपनी, ही वाज किक्ड आउट। यस, तो ये बहुत कॉमन होता है, बिकॉज एट वन पॉइंट, और ये प्रॉब्लम है मतलब लीडर्स और फाउंडर्स के साथ भी होता है कि आप अपने आइडिया के लिए इतने पैशनेट हो जाते हो कि एट वन पॉइंट यू कांट थिंक द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट मे बी समटाइम्स इट्स अ राइट डिसीजन ऑल्सो, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी की, मान लो आप उबर का जो फाउंडर था ट्रेविस, ही वॉज सो फोकस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट दैट ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी साइड ऑफ थिंग्स। बट जब पैसा को ग्रो करना है तो आपको ग्रो करना है, यू कैन नॉट बिल्ड द आइडियल प्रोडक्ट, राइट? जो एक, अगर मैं डेवलपर हूं तो मैं चाहूंगा कि एकदम आइडियल कोड लिखूं जिसमें एकदम बहुत स्मूथली चले, परफॉर्मेंस रहे, बग ना हो, बट वो करने के लिए मुझे 1 साल लगेगा। लेकिन मार्केट मेरे से वो फीचर अभी मांग रही है। तो ये जो एक खतरा होता है, ये स्टार्टअप्स में भी होता हमेशा रहता है, बिकॉज स्टार्टअप में और ज्यादा होता है, बिकॉज आपके पास ये लीवे नहीं है कि हाँ मतलब एक स्ट्रक्चर है एंड ऑल दैट। अगर जल्दी आप नहीं हटाओगे तो वो कंपनी डूब चुकी होगी। मतलब आपकी शिप चल रही है, अगर छेद हो गया है, आप नहीं फिल करोगे तो वो तो डूबने वाली है। तो यू हैव टू क्विकली मेक दैट चेंज। बट हाँ, वो रिस्क है आप, एंड दैट्स व्हाई मेनी फाउंडर्स डोंट वांट टू गिव अवे द कंट्रोल। अच्छा, आपने 11 साल अपने एक स्टार्टअप को दिए, ठीक है, वहाँ, और वो कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। किस पॉइंट पे आपको लगा कि मैं इससे बाहर निकलना है, मुझे अब कुछ अपना करना है और खुद से, मतलब ये आपने ज्वाइन किया था और अब आपको कुछ ऐसा करना है जहां मेरा आइडिया हो? तो अगेन इट वाज नॉट वन जंप। सो HighRadius में जब मैं था तो देयर वर सेवरल स्टेप, कि एक तो कि स्टार्टअप इज वेरी टैक्सिंग। लोग जो जॉब स्ट्रेस और ये सब बात करते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, बिकॉज लाइक जैसे मैंने बोला कि 24/7 आप काम कर रहे हो, कि आपके जब सो भी रहे हो तो दिमाग में चल रहा है कि कल सुबह ये आग लगने वाली है, मुझे बुझाना है। तो वो कभी शट डाउन नहीं होता है। तो एक 10-11 साल के बाद मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आया था कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि आई वॉज नॉट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली मच। तो वो सारा अलग स्ट्रेस बनता है, बिकॉज योर फैमिली इज स्ट्रगलिंग एवरी टाइम विदाउट यू, राइट? यू आर नॉट अवेलेबल टू देम। और कोविड मेरे लिए थोड़ा, एक तो हुआ कि सीरीज सी हुई तो वी ऑल गॉट सम मनी, so it gave you financial stability and confidence. Second, COVID happened. I started working from home and I saw what I had missed for all those 11 years, spending time with the kids. और जो मुझे बहुत पसंद आने लगा, and okay, I could spend time with them and all that. तो it was like कि बहुत दिन हो गए, अब I need to do something different. That is what drove me, started driving me कि नहीं, इतना stress, हेल्थ, लाइफ, मतलब वही होता है ना, वो जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हो तो दूसरा थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं कि आई वाज लाइक कि विहान तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, मैंने देखा भी नहीं। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द फाउंडर्स ऑफ प्लैंकटन डेटा एंड इट वाज
and again you start thinking, you were hearing about climate change, environment, और बच्चों के साथ विहान was part of one of the school में उन लोगों ने recycle, reuse और ये सब पे कुछ project किया. I was part working and talking with them. You can like recycling और ये सब छोटे छोटे impacts हैं. If you want to make a bigger impact, you need to go to the source of larger polluters. And it's very easy to blame, let's say, oil company, but how will oil company, their business itself is fossil fuel. So they have to generate carbon. So you can't just blame them, that's their business. But how can we help them manage it better? So हम लोग का thought वो आया, तो then I thought कि yeah, maybe I should join this. एक तो वापस startup में काम करने को मिलेगा. You are going back to the simple, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, let's build a product. And then you are going in and you are talking to customers, realizing कि कैसे करना है, and giving them a solution that will make a long lasting climate impact. तो through software. Again, I'm not building a technology to cleaner. आपकी जो अभी startup है वो environment से related. हाँ, environment से. We are doing it carbon accounting and decarbonization और ये सारे चीज में. तो I thought कि okay, I can get to contribute back. Again, it was more like it's again a new business. Maybe money will be coming down the line, but again, it's going to give back to the society from where you have gotten everything in your life. So if I can make an impact, again, right now the thought was कि 2050 तक 1.5 degree Celsius से ज़्यादा global warming ना हो. We have passed that stage. Now, industry-wise, everyone has accepted कि 2 degree से ऊपर जाना है. So it's morphing. Now we are talking about resilience. कि how will you sustain your business when that climate change is going to happen? पहले था कि रोको, अब सब रियलाइज करने लगे कि नहीं रुकने वाला है. तो नाउ द थॉट इज अबाउट कि कैसे तुम उसमें अपने कंपनी को रेजिलियंस ला सकते हो. बट एट द एंड एवरीथिंग हैज टू बी डिसीजन मेकिंग एट अ डेटा लेवल. कि हाउ डू यू मेक बिग डिसीजंस. एक कंपनी कल को जैसे बोलती है कि बाय 2030 आई विल बी नेट जीरो. हम न्यूज में बस ये सब सुनते हैं, बट इट्स नॉट एन ईजी थिंग, राइट? इफ यू आर अ कंपनी, हाउ कैन यू सडनली बिकम नेट जीरो एंड योर शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू ग्रो एवरी ईयर. तो वो बैलेंस करना है. तो वो तभी आप कर सकते हो जब आपको बहुत डिटेल लेवल पे डेटा मिले एंड यू कैन मेक डिसीजंस कि अच्छा मैं अगर ये चला रहा हूँ. बहुत इजी होता है ना कि हाँ चलो सब जगह सोलर पैनल लगा दो, हम सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से लेंगे, बट इज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? ये तो वो कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस, ये सारा कुछ मतलब छोटे लेवल पे एक घर में इजी होता है, बट इंडस्ट्री लेवल पे डेटा बहुत ह्यूज स्केल में आते हैं. तो यहाँ पर हम फिर भी कई घरों में सोलर सब चीजें ये चेंजेस देख रहे हैं. इंडिया में ये बहुत मुश्किल हो रहा है अभी हर जगह. मतलब अगेन सोलर इज वन वे मे बी, एंड हम यहाँ सोलर लगा रहे हैं तो हमें ये भी पता नहीं है कि उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट फॉर इकोनॉमिक रीजन. कि अच्छा इससे मेरा बिजली बिल बचेगा, बिल कम आएगा. बट वो सोलर पैनल जो आ रहे हैं वो बाद में जाके डिस्पोज करना होता कहीं. वो कहाँ आ रहे हैं? उनकी जो माइनिंग हो रही है वो सोलर पैनल बनाने के लिए, जो मेटल्स का और जो एलिमेंट्स के, उनमें क्या कार्बन जनरेट हो रहे हैं. So there's a huge chain of the complete thing. So there's something that we are doing about is life cycle analysis. तो कोई भी प्रोडक्ट, जब ये कप आपके पास आया, ये कप का लाइफ साइकिल क्या है? जब स्टार्टिंग में कहाँ से बना, क्ले निकला, वो सारा फायरिंग हुआ, वो जो फायर हुआ फर्नेस में, तो वो फर्नेस का फ्यूल कहाँ से आया, फिर यहाँ पे जब आपको जो पैकेजिंग हुई, वो पैकेजिंग कैसे हुई, पैकेज होके वो गुड्स कंपनी से वेयरहाउस कैसे गया, वेयरहाउस से स्टोर कैसे आया, स्टोर से आपके घर कैसे आया, जब ये टूटा तो टूटने के बाद आपने इसका क्या किया, वो रिसाइकलिंग कैसे हुई. ये सारा साइकिल को आपको समझना होता है. हर एक स्टेज पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं. तो हमारा काम वही है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट होल स्ट्रक्चर, उनको ईजी कर सके ताकि कंपनी उसको विजुअली देख सके डेटा फ्लो, एंड देन मेक डिसीजन. अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये इम्पैक्ट करूंगा तो इट्स हैज अ बिगर इम्पैक्ट देन डूइंग समथिंग ओवर देयर. So again, in a simple term, I'm trying to just get to that stage कि how do you get an impact using a software climate change की तरफ. से बात करके जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई, क्योंकि आपने इतना कुछ आज अचीव किया हुआ है, आपने इतना डिसीजन आपके करेक्ट गए, या फिर ये कह लीजिए क्विकली. हाँ, जब करेक्ट जाते हैं तो लोग लकी बोलते हैं. तो इसमें क्या आपको लगता है आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा था कि भाई उसने हेल्प किया, या फिर आपने हॉस्टल बहुत जल्दी चले गए थे? तो जनरली जब आप हॉस्टल जाते हैं तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और शायद आप बहुत छोटी उम्र में हॉस्टल चले गए थे. तो आपको लगता है कि उसका भी कुछ रोल रहा है? बहुत रोल रहा है. मतलब एक तो मतलब मेरे पापा मम्मी दे गेव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स कि जो करना है करो. बट हाँ, उनका थॉट था कि अगेन सेम थिंग जो हमारे जनरेशन में रहा था
कि इंजीनियर बनो, इंजीनियर बन के एक जॉब लो, जॉब लेके स्टेबिलिटी लाओ लाइफ में, बी बेटर फ्रॉम वेयर वी आर. But they also wanted me to come out of the cocoon. I was born in Bihar and till my age of 10 years old, I was living in Bihar. उसमें हम लोग बिहार में, and my dad worked for SBI जहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहता है. तो हम लोग पटना में, जब तक वो पटना इज़ अ बिगर सिटी रिलेटिवली, तो यू हैव फैसिलिटी, स्कूल एंड ऑल दैट. बट कई बार बक्सर, नवादा, पखड़ी बरावा, छोटे छोटे जगह पे मेरे पापा के ट्रांसफर्स होते थे. तो I was in 4th grade जब and हाँ, one thing I have to tell you is I was very bad in my studies till that point. Okay. So मैं मतलब ये बात वो बोल रहे हैं जिसने IIT से MBA किया है. हाँ, I was really bad. मतलब मेरे जो ट्यूशन टीचर आते थे जब हम छोटे थे, तो वो मम्मी पापा को बोल के जाते, आपकी बेटी का तो सब ठीक है, इसका कुछ नहीं होने वाला है. तो उनको वो टेंशन रहता था. अगेन बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, दे थॉट कि क्या होगा. एंड अगेन एट आवर जनरेशन इट वाज मैंडेटरी, बॉयज़ को तो अर्न करना है एंड ऑल दैट जो होता है. तो आई थिंक आई वाज एट माय होम एंड मम्मी पापा और मेरी दीदी किसी के घर गए थे, पापा के फ्रेंड के घर, एंड दे टॉक्ड अबाउट कि एक स्कूल है जहाँ पे उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं. एंड दे वर लाइक कि हाँ वहाँ अच्छा है, ये वो, तो पीट के इसको ठीक कर देंगे, हाँ, इसे तो वहाँ भेज इसको दो. वहाँ भेज दो. तो मैं उस डिसीजन में था नहीं. ओके. वो लोग घर आके डिसीजन मुझे सुनाए कि तुम हॉस्टल जा रहे हो. एंड आई वाज 10 years का. तो मेरे लिए उस समय मतलब ऑल आई कुड थिंक अबाउट कि मुझे SS का क्रिकेट बैट चाहिए. तो पापा तुरंत मान गए. वो मुझे नेक्स्ट डे ले जाके वो क्रिकेट का बैट दिला दिया एंड मैं उस ब्राइब पे अपने हॉस्टल चला गया. तो बहुत ही छोटे ये पे. एंड आई डिड नॉट, अगेन मे बी दैट दोज आर द मतलब छोटे छोटे चीज जो मेरे दिमाग में घुसते चले गए, कि ज्यादा सोचा नहीं, ना मम्मी पापा ने ज्यादा सोचा, ना मैंने भी, कि ठीक है चल लो. एंड इट वाज वे अक्रॉस, लाइक इंडिया में हम बिहार के थे और मेरा हॉस्टल कोडाईकनाल तमिलनाडु में था. तो ड्यूरिंग दोज डेज अगेन ना सेल फोन होता था, ना एयर ट्रैवल तो हमने कभी किया ही नहीं था जिंदगी में, ना सोचा था कि कभी करेंगे. तो ट्रेन से 3 दिन लगता था वहां जाने में. मतलब पहले पटना से चेन्नई जाओ, चेन्नई से मद्रास उस समय, बट हम मद्रास से फिर. किस साल की बात होगी? 1990. तो चेन्नई जाओ, चेन्नई से फिर मदुरई दूसरी ट्रेन से जाओ, फिर वहाँ से बस से कोडाईकनाल जाओ. ये जर्नी थी हमारी. एंड साल में 2 बार घर आने मिलता था. एक बार समर ब्रेक, एक बार विंटर ब्रेक. दैट्स ऑल द टाइम यू गॉट एट होम. तो फर्स्ट टाइम जब हम गए, एक एडमिशन टेस्ट हुआ, यू हैड टू गिव द टेस्ट एंड समहाउ आई गॉट थ्रू. और फिर 1 महीने बाद हम लोग गए. और ऐसा हमारा अगेन दैट्स वेयर अगेन कर्मा, या मतलब सारी कायनात मिलके जो करती वाली बात जो है. जब हम लोग एडमिशन टेस्ट के लिए भी जा रहे थे, तो पटना में जब ट्रेन में बैठे, तो हमारा जो वो ट्रेन में होता है ना, वो 6 का कूप और साइड के 2, वो 8 जो सीट थे, वो सारे के सारे कोडाईकनाल वही एडमिशन टेस्ट देने जा रहे थे. मतलब हमारा 4 सीट था, मम्मी पापा मैं दीदी, और उधर 2 या 3 फैमिली और थे, सब 2 वैसे सब के सब कोडाईकनाल. हम लोग बोले मतलब ऐसा हुआ कि सबको वहीं पे सीट मिला. तो वो भी एक अगेन था कि मतलब इसका देखो सबको ही उधर ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा कैसा लग होगा कुछ तो. हाँ. तो फिर हम लोग सब गए वहाँ, टेस्ट दिया. फिर 1 महीने बाद हम लोग वापस स्कूल गए ज्वाइन करने. तो सेकेंड टाइम बस मेरे पापा गए थे छोड़ने के लिए. एंड आई वॉज, हमें वो बड़ा सा ट्रंक में, लोहे का जो ट्रंक होता है जो आर्मी वाले लेते हैं, उसमें सामान और एक सूटकेस और ये वो लेके गए. और कोडाईकनाल इज़ अ हिल स्टेशन, तो बहुत ठंड जगह थी. और हम लोग को वहाँ छोड़ा एंड पापा वापस जा रहे थे. तो पापा बस में बैठे हैं एंड ही वॉज क्राइंग. एंड मैं वहाँ बैठा देख करके उनको बस घूर रहा हूँ. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. आई स्टिल रिमेंबर, मतलब बहुत पुरानी बात है. एंड माई डैड ऑल्सो रिमेंबर्स कि वॉज लाइक आई एम क्राइंग, बट ये कुछ कर ही नहीं रहा. ये उनको लग रहा था कि मैं रोऊंगा, समझ नहीं आ रहा इसको. आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज नॉट श्योर कि हो क्या रहा है. एंड देन बट kudos to the school कि, and that was purely residential school. Day scholars were not allowed. हमारे समय, अब हैं, हमारे समय में नहीं थे. तो that was a good thing because you are not feeling different from different child, कि वो तो अपने मम्मी पापा के पास शाम को जा रहा है, right. हम अकेले हैं. right. तो जो भी हैं सारे के सारे हॉस्टल में ही रहते थे. एंड द कल्चर वॉज गुड, फ्रेंडशिप. अगेन वो हॉस्टल का जो चैलेंजेस होते हैं वो हुए, बट somehow I made good friends and started living, and मतलब वो बस होते चला गया. कितने साल रहे आप हॉस्टल? मतलब उसके बाद तो मैं कभी घर आया ही नहीं. तो वो जब एक बार 5th ग्रेड में मैं निकला घर से, तो देन आई हैव नेवर लिव्ड इन होम. आपका बेटा 8 साल का? एक 8 का, एक 15. 8 का और 15. आप उन्हें भेजेंगे कभी हॉस्टल? अगेन दैट्स अ डिफिकल्ट वन.
मैं चाहता हूँ बट अपूर्वा इज अगेंस्ट इट। ओके। द रीजन बीइंग अगेन इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेंड। मतलब मैं अभी, मेरा बेटा आज मार्चिंग बैंड के लिए सैन एंटोनियो गया हुआ है, कल फ्राइडे को मैं ही उसका बैठ के पैकिंग कर रहा हूँ, उसके पीछे पड़ा हूँ कि देखो ये यहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, ये ऐसे रखा है। आई एम वेरी मुझे उनको छोड़ने में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट आई ऑल्सो रियलाइज कि वो जो अकेले जो मैं रहा, द वे आई ग्रू अप, आई वुड नेवर हैव ग्रोन अप हैड आई नॉट लेफ्ट माई हाउस। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि एक तो घर का कंफर्ट था, दैट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं हुआ। एंड स्टडीज शायद मैं कर लेता, आई एम नॉट वरीड अबाउट द स्टडीज पार्ट। एंड वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मेरे लिए हमेशा रहा है कि हम लोग हमेशा IQ, एकेडमिक, इनको बहुत वैल्यू देते हैं, बट द सक्सेस ऑफ एनीवन और लाइक लाइफ इज, IQ plays a very small part in your life. Absolutely. Your character, the way you work, your emotional quotient, how you talk to people, how you Confidence. understand others' problem. Like hostel में जब हम रहते थे, we were support system of each other. All my classmates, right? Like रात को अगर किसी को मान लो बीमार पड़ा है, बुखार है या कोई है, तो टीचर हर समय नहीं हो सकता, तो आप उसका केयर कर रहे हो या वो आपका केयर कर रहा है। You build relationships. जबकि आप खुद उस समय 10 साल के हो तो आप क्या करोगे, लेकिन आपको वो रिलेशंस बनाना आता है, आप एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते हो, ह्यूमन इमोशन समझते हो, एंड सर्वाइवल। मतलब होता है ना, जब सर पे पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को हॉस्टल भेज दिया, मतलब मैं अगर अपना पर्सनल भी कहूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि वो गलत जगह चला जाए, गलत उस पे हो जाए। वो रिस्क होते हैं, वो रिस्क होता है, राइट? हाँ, होते हैं। एंड माय मॉम वो उस समय बहुत स्ट्रांग थी और उसी ने पुश किया भेजने के लिए। बट आज के डेट में वो अपूर्वा को भी बोलती है, ऐसे भी बोलती है कि आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय सेंडिंग देम, नॉट बिकॉज ऑफ कि हाउ वी ग्रू अप, but because I never got a chance to be with my kids in those years. She misses, अब जब एज हो गया है, and it so happened that I left India and I'm living in the US, तो और हम कम मिल पाते हैं। But I think it's a very individual thing how you keep relation with your kids. जब हम जाते थे, how you care for them, and I adore them, right? आज भी मैं हर दिन फ़ोन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में किसी भी समय करूंगा, लेकिन 2 मिनट या 5 मिनट मैं बात जरूर करूंगा अपने मम्मी पापा से। मतलब समटाइम्स ऑड, बट तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो? नहीं, डिस्कनेक्टेड हर कोई नहीं होता। तो आप कैसे, उस समय 1990 की बात है, आप गए थे, उस समय फोन तो नहीं होते थे, राइट? अभी तो क्या है, अभी कोई बच्चा हॉस्टल है तो आप वीडियो कॉल कर लेंगे, माँ बाप भी खुश है कि चल बच्चा कुछ कर रहा है, वीडियोस भेज दिया फिर, ठीक है। अभी हम तो, हमारे बच्चे अगर स्कूल भी जा रहे हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल में, उनके स्कूल से भी वीडियोस आ जाती है। 1990 में कैसे कम्युनिकेशन करते? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो उस समय हमारे घर में लैंडलाइन फोन भी नहीं था। मतलब उस वक्त लैंडलाइन मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, आपको नंबर लगाना होता था, 2-3 साल लग जाते थे घर में लैंडलाइन लगने में। तो हमारे घर में लैंडलाइन, एक तो जब तक नंबर आता था तब तक हमारा ट्रांसफर हो जाता था। तो हमारे घर में लैंडलाइन लगा था अराउंड 96 के आसपास। तो मैं वो नेवर हैड अ फोन एट माय होम। तो मम्मी पापा वो PCO बूथ जो होते थे, उससे संडे के संडे वो फोन करते थे, और हम सारे बच्चे जिनके फोन आने होते थे, हम लोग सब, वो एक फोन था पूरे स्कूल में, 300-350 बच्चे थे, नहीं सब उसके बाहर खड़े हैं। एक स्कूल का एक ऑफिसर था जो कि वो फोन उठाता था, इसका है, वो चिल्लाते थे इसका फोन आया है, तो अगर आप हो तब तो आप जाके बात कर लिया, अदरवाइज हुआ ठीक है अब आप कॉल करो 5 मिनट बाद, और वो रख देते थे। अब उस बीच में कोई दूसरा बच्चा दौड़ के आएगा, अब आपको हॉस्टल में आकर के बोलता है कि देख लो तुम्हारा फोन आया, तो तुम भाग के जाओ एंड ऑल दैट, वो सारा होता था। तो कई बार होता था नहीं हो पाया, ये सारा मैच नहीं हो पाया, आपकी बात नहीं हुई एक हफ्ते में भी। और अगेन दैट टाइम इट वाज एक्सपेंसिव, STD कॉल्स वेर एक्सपेंसिव। हम लोग वो देखते रहते थे, वो जो मीटर नहीं चलता था वो देख रहे हैं, अच्छा 56, 57, 58, मेरे पापा तो वो थे 59 हुआ बस रख दो। अगर वो बीच में भी बात चल रही है तो भी रख दो, क्योंकि वो 1 मिनट क्रॉस करेगा तो वो नेक्स्ट मीटर पे चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे दिन थे, तो दैट्स हाउ इट वर्क। व्हेन अगेन बच्चे थे तो हम लोग लेटर लिखना भूल जाते थे। तो फर्स्ट छुट्टी के बाद आया तो पापा ने क्या किया, वो बहुत सारे पोस्ट कार्ड सब पे एड्रेस और ये वो लिख करके रख दिया, और उन्होंने ये भी लिख दिया, हाँ हम लोग ठीक से हैं, मैं ठीक से हूँ, सब कुछ अच्छा है। वो बोले थे बस अगर सब ठीक है तो बस वो जा करके पोस्ट कर दो, और हम वो भी भूल जाते थे। तो बट उस समय का वही था। तो लेकिन और जैसे तबीयत खराब हो गई, या मुझे बीच में वो ग्रोथ का इश्यूज होता था, एंड हैड लॉट ऑफ लेग पेन्स ठंडे मौसम के कारण एंड ऑल दैट। तो कई बार होता था, मतलब पापा लोग को जब तक पता चला कि मैं परेशान हूँ, मैं ठीक हो चुका होता था, तो वो कुछ कर नहीं पाते। तो उनके लिए वो बहुत, नाउ आई बीइंग अ पेरेंट आई रियलाइज कि उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप
उन पेरेंट्स को जो चाहते हैं अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना लेकिन नहीं भेज पा रहे, मे बी बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजंस? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, बट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप जब तक उनको फ्रीडम नहीं दोगे वो ग्रो नहीं करेंगे। मतलब कोई भी गिरता है तभी चलना सीखता है। बच्चों को आप जब छोटे होते हो तो आप चाहते हो कि गोद में ही लिए रहो, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो चलना नहीं सीखेंगे। तो सेम चीज इसमें भी होता है, आपको छोड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें गलती करने दो, उन्हें चोट लगने दो। चोट लगना इज वेरी गुड। बिल्कुल। अच्छा, आजकल हर इवेंट में मूवी चल रही है, जैसे तारे ज़मीन पे आई। हॉस्टल के बारे में हमें तब बच्चा कैसा फील करता है वो उस समय हमें फील हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है, बच्चे इतने डिटैच्ड हो जाते हैं एकदम से। वो तो खैर अलग केस था उसमें। एक मूवी आई थी कोटा फैक्ट्री, आपने शायद देखी होगी। मूवी नहीं, शायद वो सीरीज थी। हाँ, कोटा फैक्ट्री। उसमें हमें पता चला कि IIT तैयारी कोई कर रहा होता है तो वो किस लेवल पर जा कर के करता है, वो कितना ज़्यादा उसमें प्रेशर वो फील करता है। आपने NIT से बीटेक किया है, तो आपने भी IIT की तैयारी की होगी, फिर NIT तक आपका सफ़र कैसा रहा? अगेन हमारे टाइम पे थैंकफुली वो कोटा नहीं स्टार्ट हुआ था। मैं उस समय में कोटा फैक्ट्री कितना सही नाम रखा हुआ है कि वो हर किसी से पूछो। हमारे मैं अगर कहूँ तो 2000 के टाइम पे किसी से भी पूछो कहाँ जा रहा है बच्चा कोटा जा रहा है। तो हमारे इस टाइम पे था, स्टार्ट हो गए थे, मतलब फिटजी आ गई थी। फिटजी अगर आपने सुना होगा तो, फिटजी अब पता नहीं है कि नहीं, बट फिटजी उस समय सबसे पहली थी। उसके पहले ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स हुआ करते थे, जो कि कोरेस्पॉन्डेंस से बुक भेजते थे IIT की तैयारी के लिए, और बच्चे वो करते थे कोरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। देन फिटजी ने क्या किया, स्टार्ट किया वही कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना, और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। मैं पटना में रहता था, तो पटना में हमने भी वही कुछ क्लासेस किए किसी प्रोफेसर के साथ, ये वो। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ कहीं भी। देन आई वेंट टू दिल्ली, एंड दिल्ली में मैं रह करके वही फिर से IIT की तैयारी कर रहा था। और जो कुछ कोटा फैक्ट्री में दिखा रहे थे वही साइकिल था। यू आर यंग, यू वांट टू बी बैड, यू वांट टू मेक मिस्टेक्स, यू वांट टू डू ऑल द स्टफ दैट पेरेंट्स टोल्ड यू नॉट टू डू। तो वो भी करना रहता था और पढ़ाई भी करना है। और IIT निकालना ईजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारी अब मैं एज हो गया तो अब समझ में आता है ना कि हम रिजल्ट्स की तरफ भागते हैं, प्रोसेस की तरफ नहीं भागते थे। तो हमारा होता था, अरे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, रादर देन वो कॉन्सेप्ट क्या है समझने का। जो बच्चे वो करते थे, दे वर गुड and I was not that good. I'm totally accepting that, and that's why I did not get through the IIT even the second time. मतलब just missed it by a थोड़ा ये से I was able to get into the marine engineering side and all that, but not getting the IITs. And I got into the NITs में एडमिशन होता है स्टेट टू स्टेट का अपना एग्जाम होता था उस वक्त। अब तो शायद एक सिंगल एग्जाम होता है। तो आई गॉट थ्रू इन माई बिहार का जो इंजीनियरिंग का एग्जाम था, एंड through that I was able to get into NIT, so I went over there. But it is very stressful 2-3 years that you spend over there. Kota में जो दिखाया, it is much more now, because our time it was still smaller cap pressure. आज के डेट में धीरे धीरे प्रेशर और बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड एवेन्यूज बढ़ते चले जा रहा है, तो प्रेशर भी उतना ही बच्चों पे बढ़ रहा है। बट जो दिखाया है सुसाइड करना और ये सारे, these are the dark secrets of those years that are reality. I have seen people who are ready to kill themselves, they have not thankfully done it, but they are to breaking point पे ले जाता है लोगों को। ये कब की बात बता रहे हैं आप? जब IIT की तैयारी कर रहे थे। There are people जो आपको, क्योंकि हम लोग हमारे सोसाइटी में, इंडिया में उस वक्त, आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज और हैं, बट उस वक्त अगर आपको अपने आप को मिडिल क्लास से ऊपर निकलना है, अगर मिडिल क्लास में ही सस्टेन करना है, यू हैड टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, एंड एडमिशंस आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव। अगर आपका 2 लाख एग्जाम दे रहे हैं तो सीट तो 3,000 है, तो कैसे होगा? इट्स रियली डिफिकल्ट तो वो कर पाना। तो वो प्रेशर रहता है, डिस्पाइट पुटिंग ऑल द एफर्ट, डूइंग गुड, बीइंग गुड इन स्टडीज, यू विल नॉट गेट थ्रू। ऐसा नहीं है कि तुम बेकार थे इसलिए नहीं हुआ, इट्स जस्ट दैट इट मे बी योर डे वाज नॉट देयर, यू मिस्ड इट बाय अ विस्कर, व्हाटएवर, बट people start to look at you as a failure, and at that age for boys or anyone, like it's like कि अरे मैं नहीं कर पाया तो लोग मुझे फेलियर सोचेंगे, और हम फेलियर से बहुत डरते हैं। और मेरे को लाइफ ने ये सिखाया कि फेलियर सबसे अच्छा चीज होता है, अगर तुम उससे सीख करके आगे बढ़ो। वहां रुक जाना गलती होगी, बट उससे आगे बढ़ सकोगे, देन यू विल इवॉल्व, यू विल गेट बेटर, एंड यू विल डू समथिंग डिफरेंट, मे बी नॉट, दैट्स नॉट योर पाथ। तो थैंकफुली आई गॉट इनटू NIT, आई वेंट टू NIT एंड डिड माय स्टडीज ओवर देयर। NIT भी एक
क्रीम कॉलेज हुआ, ठीक है, वहाँ पर भी IIT के बाद NIT ही लोग अप्लाई करते हैं। कुछ डार्क रियलिटीज बताएंगे NIT की? Not मतलब very known, केवल मैं like, NIT नहीं कहूंगी, कहीं भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का, हाँ, उस लेवल के कॉलेजेस, क्योंकि हमें ना अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं। जैसे मैं खुद मैंने बीटेक नहीं किया, लेकिन मैंने इतनी स्टोरीज सुनी है कि आपको सबसे पहले जब आप जाते हैं तो रैगिंग होती है। उस समय अब तो काफी जगह बैन हो गई है, लेकिन रैगिंग होती है और जबरदस्त तरह से होती है। बहुत होती क्या है। आपने देखा है या फिर आपने फेस किया है वो? हाँ, हमारे होती थी, मतलब प्रॉपर रैगिंग होती थी, झापड़ पड़ते थे, पिटाई होती थी, सब कुछ हुआ है। मतलब रात को सोने नहीं मिलता था, और आई गॉट एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग माय रैगिंग। ओह रियली? हाँ, आई फेंटेड और ये सब हुआ, तो मुझे ब्लड मतलब पानी चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में 2 रात रखा गया था। और तब मैंने देखा था कि सीनियर्स की बुरे हाल हो गया कि अरे कहीं इसको कुछ हो गया तो हमारी बात लग जाएगी। बट वो सब कुछ हुआ है। एंड even though police was on the campus, government was doing stuff and all, but how much can they do? You're living over there. Initial you feel bad about it, but when we look back, when you grow up and then you think those were the good ways. Maybe you learned a lot, it toughened you up. There should not be a breaking point. Yeah, it's a difficult way to do it, but that's a reality. You have to just live with it. I feel people should be racked. Again, controversial. I feel they should be racked, not physically abused. Abuse or ragging is a different thing, right? How will you're getting into a college where you're going to be living for the next 4 years? आपके साथ मतलब जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं सबके साथ आप पढ़ोगे, सडनली दोस्ती बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई फेल्ट कि इट वाज अ गुड वे कि मेरे को जब सबका कॉमन एनिमी मेरा सीनियर है तो हम सब फ्रेंड बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इट शुड नॉट बी कि फिजिकल नहीं होनी चाहिए चीजें, उतना भी उतना टॉर्चर मत करो कि भाई बंदा सोचे मैंने क्यों इतनी पढ़ाई करी। बट हाँ, एक इंट्रोडक्शन सेशन जरूर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाओ, थोड़ा उनको डरा के रखो, बिकॉज life is going to rag you. Yes, that is one reality we all forget ki you will protect them, but when you get to life is going to rag you in different ways. Right, when you get a job, when you do things, there nobody is going to baby you. So maybe it's a good way to get into that habit. लिमिट्स होने चाहिए, बट थोड़ा बहुत रैगिंग होना चाहिए। जब मैं MBA के लिए गई थी तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमें पता चला था कि यहाँ रैगिंग होती है। तो मैंने इतनी मूवीज देखी थी ना, तो मुझे लगता था वाह रैगिंग होगी, जाएंगे। तब हमें एक्साइटमेंट था। लेकिन हमारे कॉलेज में तब तक, ये 2010 की बात है, बिल्कुल बैन हो चुका था। ये सब चीजें नहीं होनी, चाहे बहुत बात की बात है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। और ये सब तो तब भी लोग आकर के मतलब केवल इंट्रो लेंगे हम कि अच्छा, और बहुत बेसिक होता था, डांस करके दिखाओ, सिंगिंग सुनाओ, अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दो, थोड़ा इस तरह से एक्ट करो, ये बड़ा बेसिक सी चीजें होती थी। बट हाँ, वो पार्ट था और आप एंजॉय करते हो, आप कई बार याद करते हो। मेरा वो लर्निंग मैं थॉट भी रहा है कि जब हो रहा है तो डोंट फाइट इट, बिकॉज वो होने वाला है। द मोर यू रेजिस्ट इट गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट, रादर जस्ट गो एंड एंजॉय इट। बिल्कुल बिल्कुल, वो एटीट्यूड इन जनरल आई ट्राई टू कीप दैट एटीट्यूड। डिफिकल्ट होता है कई बार, मैं भी नहीं करता हूँ, बट अगर होना है तो तुम फाइट करके क्या फायदा है वो, और तुम सामने वाले को गुस्सा दिलाओगे तो शायद वो ज्यादा तुम्हें मारेगा। उससे अच्छा अगर तुम उसको दिखाई नहीं रहे हो अपना एंजाइटी, तो वो बोलेगा यार छोड़ो इसको रैक करके फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद वो फेज देखा है जब आप तैयारी कर रहे थे? आपने वो फेज भी देखा है कि कुछ बच्चे जो उस लेवल तक आ गए थे कि भाई उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ एंड कर देना चाहिए? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन बच्चों को जो 12th के बाद इसकी तैयारी में आ गए? मतलब IIT किसी भी हाई लेवल एग्जाम की, आई मीन इट्स नॉट अबाउट द IIT ओनली, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। उस एज में ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है, बट आई वुड से गीता में जो बोला गया कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, बहुत डिफिकल्ट होता है करना उस एज में। हम सब रिजल्ट चाहिए, बट एक्चुअली वही करना चाहिए। और आज के डेट में भी हम जब काम कर रहे होते हैं, ये स्टार्टअप और ये सब जो हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट तुम यू कैन डू योर बेस्ट। आफ्टर दैट द रिजल्ट्स मे नॉट बी इन योर कंट्रोल, बट डोंट फ्रेट अबाउट अ रिजल्ट आफ्टर यू हैव डन योर वर्क, फ्रेट अबाउट इट टिल द टाइम यू आर वर्किंग। मैं विहान को भी बोलता हूँ, एग्जाम के पहले तुम जितना मेहनत करना है, परेशान रहो, सब कुछ रहो, एक बार एग्जाम देकर आ गए, रिजल्ट का तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो खत्म हो गया, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट एनीमोर। नाउ थिंक कि अगर मान लो नहीं हुआ, देन व्हाट यू विल डू? कीप मूव लुकिंग फॉरवर्ड। पीछे देख के कोई फायदा नहीं होगा। पीछे देखो लर्निंग के लिए कि तुमने क्या गलतियां की थी कि जो नहीं हो पाया, बट कीप लुकिंग फॉरवर्ड, नथिंग एल्स, देयर इज नो अदर वे। आगे तभी बढ़ पाओगे। बेस्ड ऑन योर वास्ट एक्सपीरियंस, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन यंग प्रोफेशनल्स को
जो अभी एक इस डिलेमा में रहते हैं हमेशा कि भाई क्या करना चाहिए, अपनी जो 30-31 साल वाले जो हैं कि जहाँ जॉब लग गई है उस कंफर्ट जोन में रहे, उस कंफर्ट जॉब में रहो और स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताओ, या फिर थोड़ा सा डर के आगे जीत है? 30-31 is a little late, I would say. When I started it, I would say जो advice from my perspective जब मैं सोचता हूँ, मैंने भी जो गलती की was जब आप कॉलेज से निकल रहे हो ना, तो वो पैकेज का जो टर्म हम सुनते हैं 25 लाख 60 लाख 70 लाख का पैकेज लगा है उसका, we are too much into that. That's not a right thing to do at that age. Money is important, it will be required, but जब आप 20-22 या कॉलेज से निकल रहे हो, इवन 25, you don't have that many responsibility. That is the time to take risk. Don't go for money, go for what you really want to work. Maybe I had जब मैं MBA किया था तो I was a unique position कि I am a metallurgical engineer and I did MBA. तो IIT खड़गपुर के पास, जमशेदपुर के पास टाटा मेटालिक्स की कंपनी है. सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगी कि आपने MBA BTech के तुरंत बाद किया था? तो आपने बीच में जॉब नहीं की? नहीं, मैं इमीडिएट चला गया, क्योंकि जनरली मैंने जो कॉम्बिनेशन देखा है कि बीटेक के बाद या फिर बैचलर्स के बाद लोग ज़्यादातर जॉब के लिए जाते हैं, देन वो करस्पॉन्डेंस किया या फिर वीकेंड वाली क्लासेस लेके कर लिया, वो फिर MBA करते हैं. तो आपने डायरेक्ट किया विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस किया, एंड दैट इज वन थिंग आई फील आई वुड रिकमेंड एनीबॉडी, डोंट डू इट. रियली? या बिकॉज और आपने IIT खड़गपुर से किया था? बिकॉज जब मैं MBA करने गया था तो आई हैड नो आइडिया, इट वाज अनदर एकेडमिक एक्टिविटी फॉर मी. ठीक है, मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ मार्केटिंग और ये वो, बट मैंने लाइफ में तो कभी देखा ही नहीं कि होता क्या है ये सब. तो इट वाज वेरी एकेडमिक फॉर मी, बट मैनेजमेंट इज नॉट साइंस कि मतलब टेक्नोलॉजी की तरह आपको समझना होता है कि क्या कर रहे हो. केस स्टडीज होते थे, तो आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव राइट, आई वुड नॉट गिव अ राइट इनपुट इन माय केस स्टडीज बिकॉज आई फेल्ट मेरे को वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है. तो माई एडवाइस ऑलवेज टू एनीबडी इन माई फैमिली, भी जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ नहीं, आई नो यू वांट टू गेट इनटू IIM, ये वो सब कुछ है, बट तुमको वो यू वॉन्ट एक्सट्रैक्ट द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम टिल यू रियली वर्क एंड अंडरस्टैंड कि क्या होता है बिजनेस. तो माई एडवाइस ऑलवेज इज डू वर्क बिफोर यू गेट इनटू दैट, एंड देन ओनली यू विल नो कि तुमको पढ़ना क्या है. अदरवाइज कैसे पता होगा कि मुझे फिनेंस करना है कि मुझे मार्केटिंग करना है? आई हैव नो आइडिया एट दैट एज. तो दैट्स द एडवाइस आई वुड गिव. राइट. थैंक यू सो मच अतुल फॉर ऑल द कॉन्वर्सेशन. बहुत मजा आया आपसे बात करके, स्पेशली जब आपने वो कुछ कीवर्ड्स जो बताए कि भाई ये चीज़ क्या होती है, और उसको बहुत सिंपल टर्म्स में कि आज कोई भी हमारा पॉडकास्ट देखेगा उसको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं. आपके हिसाब से आपने ऐसा क्या सही किया अपने डिसीजन में कि वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल रहा कि आप आज इस पोजीशन पे हैं? अगेन गोइंग बैक, फेल फास्ट, फिक्स फास्ट. गलतियां करो और जल्दी से उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ो. और एक और लास्ट क्वेश्चन जो मुझे अभी एकदम आपसे ये फेल फास्ट फिक्स फास्ट से याद आया, आपने एक यूनिकॉर्न कंपनी से स्टार्ट किया था, वहाँ आप लोगों ने मिलके क्या सही किया कि वो बेसिक से यूनिकॉर्न बन गई? आई वोंट टेक द क्रेडिट, इट इज़ द CEO अगेन, बट जो बहुत हार्ड पॉइंट जो हमें डिराइव किया गया था वहाँ पे इज़ वैल्यू डिलीवरी. डोंट थिंक अबाउट कि तुमने वो फीचर्स डिलीवर किए जो कस्टमर ने मांगे थे. हम लोग बहुत जल्दी हो जाता है कि फीचर्स डिलीवर करना, ये फीचर मांगा गया हमने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, बट थिंक अबाउट वैल्यू कि कंपनी जो भी आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उससे उसको क्या बेनिफिट होगा. क्वांटिफाई द नंबर्स डोंट लाई. When you write a paragraph, you can make a story. But जब आप नंबर डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हो ना, तो नंबर लाई नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स हार्ड फैक्ट. तो अगर आप बता रहे हो कि मैंने ये सॉफ्टवेयर लगा के ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका इतना घंटा ऑफ वर्क बचेगा, एंड वी यूज टू पुट दैट इन द डिजाइन डॉक्यूमेंट another that after the project these are the numbers you will save, and after a period of time we would go and check on that. Because if you're not delivering value, after 1 year or 2 year they will cancel your product. बिल्कुल. कोई भी, किसी के पास टाइम नहीं है आपके साथ टाइम वेस्ट करने का. तो वैल्यू, and that I carry always whenever we do decision making or anything. You have to think, are you really adding value or you think you are adding value? वो बहुत अलग चीज होते हैं. एंड जनरली हर कोई वो आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है जब निटी ग्रिटीज में जाते हो. आपने तो मेरे को बोला था यहाँ पे ब्लू कलर का बटन चाहिए, मैंने दे दिया है, बट क्या अकॉर्डिंग टू यू कि क्या उसका मतलब उसका है, वैल्यू क्या है वो डिसाइड करना. और जो दूसरा चीज हमें सिखाया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, विच इज कि जब आप प्रॉब्लम्स मिलते हैं ना तो यू स्टार्ट सॉल्विंग इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे.
रादर आस्क मेनी वाई क्वेश्चन. ओके, समवन सेज कि मेरे को ना एक रिपोर्ट चाहिए जो कि ईमेल में मेरे को सुबह में हर दिन सुबह 8 बजे मेरे ईमेल में एक रिपोर्ट आ जाए जिसमें ये डिटेल हो. गुड, व्हाई डू यू नीड इट? आपने मुझे टेक्निकल रिक्वायरमेंट दिया कि मुझे ईमेल में एक रिक्वायरमेंट है, ऐसे एक ईमेल आए जिसमें ये डिटेल्स हों, बट व्हाई? तो आप उस रिपोर्ट का कुछ करना चाहते होगे, तो आप बताओगे मेरे को ठीक है मुझे ये देखना है, तो लेकिन आप वो क्यों देखना चाहते हो? अच्छा, वो देख के आप क्या डिसीजन लोगे? जब आप इतने क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो यू कम डाउन टू द, लाइक आपने जो बोला स्टार्टिंग में कि एक 10 ईयर ओल्ड को समझ में आ सके, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को उतना सिंपल बनाना होता है कि एक 10-11 ईयर का बच्चा भी वो प्रॉब्लम को समझ सके और उसे सॉल्व तब फिर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो. हमारा जनरल हर कोई वो मिस्टेक करता है कि जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है पहले उसको समझना जरूरी होता है कि ट्रू दैट. हमारे ऊपर हम लोग जब नहीं पूछते थे भाई, तो वी वर बीटन डाउन कि व्हाई डिड यू स्टार्ट गिविंग मी अ सॉल्यूशन? फर्स्ट यू नीड टू आस्क व्हाई डू आई नीड इट, व्हाई. अनलेस यू आस्क 5 व्हाई क्वेश्चन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. बहुत सारे लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी, इंडिया से आए, यूएस आए, कनाडा, कहीं पे भी, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, लोग, हम सोचते हैं आइडियाज बहुत सारे होते हैं, सबके पास होते हैं, अरे ये करना है मुझे, ये करना है, बट नहीं कर पाते. वजह कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आप आपकी कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं. उनको कुछ बताएंगे? इमिग्रेंट का जर्नी थोड़ा डिफरेंट होता है, आई अग्री. सबसे पहले तो आप ये लीगल इश्यूज, इमिग्रेशन, वीजा, ये सबको मैनेज पहला लीगल इशू. दूसरा मुझे जो लगता है कि वो एक प्रेशर भी होता है कि आप इंडिया छोड़ा आपने, या किसी भी कंट्री से हो, नॉट ओनली इंडिया, कहीं से भी आपने वो अपनी बेस कंट्री छोड़ी और वो छोड़ के आप सब कुछ करके यहाँ आए हो, तो कुछ दिखाना है करके. नहीं, वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए. वो नहीं लेना चाहिए. वो मैं बोलूंगा लीगल चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, बट वो प्रेशर लेना ना बहुत, आपके दिमाग को कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत जरूरी होता है. आपने सोचा कि क्या करना है, दैट्स वन डिपार्टमेंट. आपके दिमाग में एक पार्टीशन बन गया है, जैसे सॉफ्टवेयर का हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है, बन गया. नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट दैट. अगर आप ये सोच लोगे कि मेरे फैमिली में वो एक गया था जिसने आज बड़ा सा बंगला खरीद लिया है पूना में और वो वैसे रह रहा है, इफ यू कंपेयर टू समवन, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. हैप्पीनेस नीड्स टू बी व्हाट यू डिफाइन फॉर योरसेल्फ, नॉट व्हाट अदर्स डिफाइन फॉर यू. तो हाँ, दैट इज मे बी, इफ आई कैन टेक अ फ्यू मिनट्स ऑन दैट, बट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली, विच आई नेवर रियलाइज. मेरे पापा हमेशा बोलते थे खुश रहना सीखो. हम हमेशा खुश रहते हैं, बस मौला रहते हैं, विच आई लाइक, वो जब मजाक में ले लेते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी हैप्पी बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन फॉर यू टू बी अनहैप्पी. ऑलवेज देयर विल बी सम प्रेशर, कुछ खराब हो रहा है लाइफ में, ये हो रहा है, तो यू कैन गेट बॉग्ड इनटू ऑल दैट. बट खुश रहना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए. और हम लोग आपस में, या फिर खुश रह रहे हैं, क्यों जाया जाए उस तरफ? हाँ, इच्छा है, हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं, हमारी पार्टीज चल रही हैं, बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही हैं कि मुझे ये भी करना है, बट क्यों अपने कंफर्ट जोन से निकला जाए? लेकिन करना है. पुश करो अपने आप को लिमिट्स तक पुश करो. जब आप, वही मैं बोला, कंपार्टमेंट होना चाहिए. जब मैं काम का सोच रहा हूँ तो अपने आप को मैं उस लिमिट तक ले जाके पुश करूंगा. मैं जहाँ जानता हूँ मैं ब्रेक कर जाऊं शायद, लेकिन वहां तक जाऊंगा. बट ये भी मैं कहूंगा कि मैंने अपना सब कुछ दिया एंड स्टिल आई फेल्ड, आई एम ओके विथ इट. वही वो आ जाती है खुशी की तरफ कि आप, मैं फिर भी आई एम हैप्पी. दैट हैप्पीनेस नीड्स टू बी डिफाइंड बाय योरसेल्फ, नॉट बाय अदर्स. कोई, मैं एंड करने वाली थी, लेकिन बातें करते करते ना और क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं. किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा क्या स्टार्टअप में कि, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास कई बार पैसा नहीं होता, ठीक है, कि नहीं हमारे पास फंडिंग नहीं है और हम नहीं दे सकते सैलरी, क्या ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसे टाइम भी आते हैं. बट हाँ, अगेन फैमिली चलना है, बच्चों को खाना और ये वो सब तो आपको देखना होगा. दूसरी कंट्री में जहाँ पर आपको सारे, क्योंकि इंडिया में अगर आप हो अपने, या फिर किसी भी, आप जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर आपका अपना घर बना हुआ है, चीजें चल रही है, इंस्टॉलमेंट्स है, बट वो चीजें थोड़ा फिक्स है. लेकिन यहाँ पर बहुत हाई एक्सपेंसेस होते हैं. वो चीज करना, वो डिफिकल्ट होता है भाई. वो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. यू हैव टू कट डाउन ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर पॉसिबल अदर देन द नेसेसिटीज. तो बहुत कट्स करने होंगे एंड ऑल दैट, बट it's worth it. मतलब, and that's where I said again, your family support is required. You cannot do it again. मतलब सेम, आपका अगर विजन ठीक है तो पहुंच जाओगे धक्के मार के. And like I said again, going back many times, but anybody cannot be successful without family support. Yes, that is very important. बिल्कुल बिल्कुल.
अगेन थैंक यू सो मच। thank you, Shilpi. This बहुत was really nice. बहुत मजा आया अतुल आपसे हाँ। बात करके, इतनी सारी चीजें पता चली। अभी मन नहीं कर रहा है इसको खत्म करने का पॉड को, मुझे लग रहा है कि एक और हमें करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी हैं, आपसे सीखना बाकी है नहीं बहुत सारी चीजों पे। नो थैंक यू वेरी मच। एंड आप जो कर रहे हो वो इन इटसेल्फ इज वेरी बिग थिंग। यू आर टेकिंग अ बिग, आई नो इंटरनली इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर एंड आफ्टर, सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि हमारे नेक्स्ट एपिसोड की सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले आएँ। थैंक यू।